Namaskaram. So let's start with the third session on GST introduction. I hope आप लोगों ने फर्स्ट सेशन देखे होंगे एंड ये जो एक्टिंग कर रहा है नोटबुक में एज अ न्यूज़ रिपोर्टर लिखने की वैसा नोटबुक नहीं लाना है, प्रॉपर बाकायदा एक GST का नोटबुक ले लो 200 पेजेस का, ओके, एंड कीप इट इन द क्लासरूम इफ़ यू टेंड टू फॉरगेट योर नोटबुक, बिकॉज जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को याद नहीं रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट. क्या होगा? याद नहीं रहेगा. तो याद रहने के लिए 5 बार रिवीजन करना पड़ता है, 5 times रिवीजन. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू आर राइटिंग द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स, आफ्टर द लेक्चर्स. तो कभी कभी मैं लेक्चर में थोड़ा स्पीड अप कर लेता हूँ तो यू मे नॉट बी एबल टू राइट इट डाउन. लेक्चर पूरा का पूरा यूट्यूब पे जा रहा है. अगर आपको लेक्चर रिविजिट करना है तो लेक्चर कर सकते हो, या तो आपको पता है मॉड्यूल में से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मॉड्यूल का वो पॉइंट जाके ओपन करने का, एंड देन यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट आइटम दैट आई डिस्कस. ठीक है ना. ये सिलेबस वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जीएसटी का रियल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, या रियल जो जीएसटी है विथ सिलेबस. तो सिलेबस तो पढ़ा ही रहा हूँ, प्लस जो मार्केट में हो रहा है आज आपको पता होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जीएसटी का, वो सब भी मैं आपको बता रहा हूँ. तो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस एंड वेर एवर यू फील कि सर ये मुझे नहीं समझा या आई वांट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट, यू हैव 2 ऑप्शंस. एक तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, यू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, पुट अ क्वेरी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और यू पुट क्वेरी ऑन द लाइव यूट्यूब लाइव जहाँ पे होगा. आई हैव रिक्वेस्टेड माई टीम मेंबर टू सी द क्वेरीज. एंड जैसे कल एक क्वेरी आया था कि सर जनवरी 25 और मई 25 इन 2 एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है क्या? तो आई डोंट नो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, बट बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा आपको पूरा मॉड्यूल फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो नॉट नीडेड एक्चुअली. एग्ज़ाम ओरिएंटेड में अगर बात करो तो हार्डली 5 to 10% चीज़ें चेंजेस हुई रहेंगी. तो जो मेन पॉइंट हाईलाइट होते हैं, तो मॉड्यूल क्या करता है आपको पता ही है, व्हेनेवर देयर इज एन अमेंडमेंट मॉड्यूल हाईलाइट्स इट, या अलग से एक स्टैट्यूटरी अपडेट करके एक डॉक्यूमेंट आता है, तो यू रीड दैट डॉक्यूमेंट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. तो बाकी हम जो लेक्चर्स ले रहे हैं दैट इज़ नॉट फॉर पर्टिकुलर दिस एग्ज़ाम और दैट एग्ज़ाम और दिस लेवल और दैट लेवल, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जीएसटी. ठीक है ना. जीएसटी कहाँ से शुरू होता है, जीएसटी में लिखा क्या है, जीएसटी कहाँ पे एंड होगा, जीएसटी में केसेस कैसे ओपन होंगे, जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे होता है. वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट जीएसटी इन ईपैक, क्योंकि ईपैक मतलब एलिट प्रैक्टिकल अकाउंट्स कंप्लायंस एंड टैक्सेशन. तो हमें थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ मर्ज करना ही पड़ेगा. तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर प्योरली फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, देन आई फील दिस मे नॉट बी द राइट प्लेटफॉर्म. ठीक है ना. क्योंकि फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, एंड आई डोंट नो वेदर एक्स्ट्रा नॉलेज इज रियली नीडेड फॉर एग्जाम और नॉट. मैं एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहा. आई वांटेड टू बी वेरी मच क्लियर इन द बिगिनिंग. आई एम टीचिंग जीएसटी. इफ यू वांट, यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग जीएसटी एज अ होल, देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज. अगर आपको वो शॉर्टकट ढूंढने आए हो, क्या सर शॉर्टकट में बता देंगे एग्जाम में क्या आने वाला है और मैं पास हो जाऊंगा, देन दिस इज नॉट अ लेक्चर फॉर यू. ओके. तो शॉर्टकट के लिए बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे है. 5 घंटे का महा मैराथन, 11 घंटे का मैराथन, 3 घंटे का मैराथन, 1 घंटे का सुपर रिवीजन, ऐसे बहुत सारे लेक्चर होते हैं. इवन आई कैन क्रिएट दैट, बट नॉट नाउ. आई एम टीचिंग दिस टू द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन द ऑफिसेस. तो जीएसटी के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर है. This is meant for chartered accountant, this is meant for cost accountant, this is meant for company secretary, this is meant for accountants across India जिन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है. This is meant for everyone. This is in fact meant for GST officers. This is meant for anyone who wanted to learn GST in the most practical way. Obviously, I cannot leave theory and teach practical. तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, एक बार थ्योरी समझ जाओगे, ये सारे टर्म समझ जाओगे, तो देन वी विल टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल. अब सवाल पूछो, सवाल के जवाब मिलते जाएंगे आपको. दैट इज प्रैक्टिकल. तो मेरे बच्चे मुझसे बात करते हैं कभी कभी ड्यूरिंग द लेक्चर, कभी आफ्टर द लेक्चर, कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फ्रॉड कैसे होता है. कल बंदा पूछ रहा था, मुझे पता नहीं क्यों पूछ रहा था, इसको ज़्यादा डिटेल में बता मत, ठीक है ना. ये पूछा था सर फ्रॉड कैसे होता है. Now I don't know what is the intent behind asking this particular question कि फ्रॉड कैसे होता है, बहुत डिटेल में पूछ रहा था. तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया. कभी कभी सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बतानी होती. क्या पता फ्रॉड करने के लिए पूछ रहा है कि फ्रॉड पकड़ने के लिए पूछ रहा है. तो अगर इंटेंट क्लियर हो जाएगा उसका, तो डिस्कशन हम कर सकते हैं. सो
तो हमने जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ पढ़ना चालू किया. देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जीएसटी 2017 में आया. यू ऑल नो जुलाई 2017 में जीएसटी आया. उसके पहले लॉ अलग अलग थे. गुड्स का लॉ अलग था, सर्विस का लॉ अलग था. गुड्स का जो सेल्स टैक्स था या वैट जिसको हम बोलते थे वो स्टेट ओरिएंटेड था, और सर्विस टैक्स जो था वो सेंट्रल ओरिएंटेड था. एंड दैट्स ए रीजन गुड्स के क्रेडिट सेंट्रल वालों को नहीं मिलते थे, सेंट्रल का क्रेडिट गुड्स वालों को नहीं मिलते थे. मतलब सर्विस टैक्स वालों को गुड्स का क्रेडिट नहीं और वैट वालों को सर्विस का क्रेडिट नहीं. ऐसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था क्योंकि गुड्स का लॉ अलग था और सर्विस का लॉ अलग था. एंड देन देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जिनका गुड्स एंड सर्विस कंबाइन होता था, उनको दोनों रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे. जैसे रेस्टोरेंट में आपको गुड्स भी मिलता है और सर्विस भी मिलता है, ठीक है ना. कार मैकेनिक आपको गुड्स भी देता है और सर्विस भी देता है. अब वो क्या होने वाला था, उनको दोनों रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते. तो ड्वेल रजिस्ट्रेशन आप समझ रहे हो ना. अभी आप एक क्लाइंट से एक टाइम चार्ज करते हो जीएसटी भरने का. अगर लॉ दोनों रॉ में रजिस्टर्ड होता तो महावैट में भी रजिस्टर्ड और सर्विस टैक्स में भी रजिस्टर्ड, तो वैट का रिटर्न भरने का पैसा अलग, सर्विस टैक्स का रिटर्न भरने का पैसा अलग, वैट का पेमेंट अलग, सर्विस टैक्स का पेमेंट अलग, वैट का ड्यू डेट अलग, सर्विस टैक्स का ड्यू डेट अलग, और वैट 28 राज्यों का 29 स्टेट्स का वैट अलग अलग, उसके डेट अलग अलग, उसके फॉर्म्स अलग अलग, उसके ड्यू डेट अलग, उसका वेबसाइट अलग. अरे कितना याद रखोगे भाई. अभी कौन से भी स्टेट में बिजनेस करो, गुड्स का करो या सर्विसेज का करो, एक ही पोर्टल है, एक ही पोर्टल पे जाना है और उधर ही जीएसटी भरना है. तो पहले हम स्टेट स्पेसिफिक कंसल्टेंट हुआ करते थे. क्या हुआ करते थे? अगर आपने महाराष्ट्र में सीखा है जीएसटी वाया, मतलब उस टाइम का इनडायरेक्ट जो टैक्स था, आप खाली महाराष्ट्र में काम कर सकते हो. आप गुजरात के क्लाइंट का काम नहीं कर सकते थे, आप चेन्नई के क्लाइंट का काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का लॉ ही अलग. अभी आप मुझे बताइए, आपने महाराष्ट्र का जीएसटी का काम सीखा, आप कहाँ कहाँ का काम कर सकते हो या कर रहे हो? क्या आप दिल्ली का क्लाइंट हैंडल कर सकते हो? क्या आप चेन्नई का क्लाइंट हैंडल कर सकते हो? क्या आप गुजरात का क्लाइंट हैंडल कर सकते हो? हाँ सर. क्यों? हर स्टेट में सेम ही है. पोर्टल अलग है क्या? भले सीजीएसटी एचजीएसटी एक्ट अलग है, लेकिन पोर्टल तो सेम ही है. तो ये सेम होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला. यू बिकेम द नेशनल कंसल्टेंट. और थोड़ा और पढ़ लोगे तो यू विल ऑल्सो बिकम इंटरनेशनल कंसल्टेंट, क्योंकि जीएसटी ऑलमोस्ट हर देश में है जो डेवलप है, जिनके साथ हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं. तो जैसे हमारे देश में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना किसी भी देश का नहीं है, क्योंकि फॉरेन में दो ही टाइप की जीएसटी होती है. या तो यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी होगा, एक ही जीएसटी, या तो स्टेट जीएसटी होगा. कुछ देश है जहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों है. कुछ ही देश है जहाँ पे दोनों, जैसे हमारे यहाँ पे दोनों है. मैक्सिमम देशों में क्या है, या तो सीजीएसटी या तो एचजीएसटी. और कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे दोनों हैं, सीजीएसटी भी है और सेंट्रल का भी है और स्टेट का भी. जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, आईजीएसटी किसी के पास नहीं है, दैट इज ओनली विथ इंडिया. तो अगर आपने इंडियन जीएसटी पढ़ लिया, मतलब इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स अगर पढ़ लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो सारे स्टेट, मतलब इंडिया का मतलब महाराष्ट्र का पढ़ेंगे हम पहले. तो महाराष्ट्र का मतलब हम सेंट्रल का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल कॉपी टू महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में आपके मैक्सिमम क्लाइंट है, तो यू अंडरस्टैंड महाराष्ट्र वेरी इजीली. बट इट इज एग्जैक्टली सेम इन ऑल द स्टेट्स. तो पहला इंडिया तो कवर हो गया. अब अगर कल आपको दुबई से काम आने वाला है तो आपको थोड़ा ही पढ़ना है, थोड़ा हल्का पढ़ना है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दुबई वैट इजीली. लेकिन ये अगर समझ में आया तो समझ में आया. पढ़ाऊं फिर. अब हम बात क्या कर रहे हैं कि सर जीएसटी या तो गुड्स के ऊपर लगता है या तो सर्विस के ऊपर. अगले चैप्टर में हम उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे. अभी हमने लॉ नहीं चालू किया, अभी हम इंट्रोडक्टरी में हैं. हम जनरल बातें कर रहे हैं जीएसटी की. वी आर नॉट टॉकिंग सेक्शन की, इस सेक्शन में क्या लिखा है, उस सेक्शन में क्या लिखा है. लेकिन अगला चैप्टर जैसे ही चालू हो जाएगा तो मैं आपको सेक्शंस की बातें बताऊंगा. इस सेक्शन में गुड्स को डिफाइन किया, इस सेक्शन में सर्विस को डिफाइन किया. अब मार्कर को इंडिया में मार्कर बोलते हैं, मार्कर को चाइना में क्या बोलते हैं, जापान में क्या बोलते हैं? अरे मुझको नहीं पता, आपको कैसे पता? आप गए थे क्या चाइना में? चाइना में तो चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बोलते होंगे ना. लैपटॉप को हम लैपटॉप इज इंग्लिश वर्ड. लैपटॉप को चाइना में क्या बोलते हैं? मैं बाहर के देश में क्यों जाऊं? आप मुझे बताओ, हमारे यहां पे स्टेट्स में भी शब्दों का मतलब अलग है.
प्रोडक्ट के नाम अलग है, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज की बात समझो। रीजनल लैंग्वेज मराठी में जिस आइटम को हम जो बोलते हैं, हिंदी में उस आइटम का वो नाम नहीं है, कन्नड़ा में उस आइटम का नाम वो नहीं है। साथ ही साथ जो घर में हमारे यूटेंसिल्स वगैरह भी जो यूज होते हैं उसके नाम अलग अलग है। तो जब मैं जीएसटी के रेट लिखूंगा, कहीं तो रेट लिखने पड़ेंगे ना, या ये जीएसटी आया हुआ है कस्टम्स में से, तो कस्टम्स के एंगल से समझिए आप। कस्टम्स में जब पहली बार आईपैड इंडिया में इंपोर्ट हुआ तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगाने का, आईपैड पता है, समझ रहा आपको, टैक्स कितना लगाने का समझ में नहीं आ रहा था हमें, क्योंकि आईपैड जैसा इस दुनिया में हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। ये मोबाइल था कि लैपटॉप था, लैपटॉप जैसा दिख रहा है, काम तो लैपटॉप जैसा कर रहा है, लेकिन दिख रहा मोबाइल जैसा है, बड़ा है खाली। मोबाइल में क्लासीफाई करे कि लैपटॉप में क्लासीफाई करे, तो क्या बोले उसको, क्योंकि आईपैड जैसा, इट वॉज इन्वेंटेड प्रोडक्ट, इट्स अ न्यू इन्वेंशन। अब न्यू इन्वेंशन उसका क्या बोलेंगे हम। अच्छा, और एक चीज आपको मैं पूछता हूं, मैं अगर आपको डिक्शनरी में एलिफेंट ढूंढने बोलूं, डिक्शनरी में एलिफेंट ढूंढना मतलब उसकी वर्ड को ढूंढना, ऐसा एलिफेंट मतलब जंगल वाला एलिफेंट नहीं, तो आपको कितना टाइम लगेगा एलिफेंट ढूंढने के लिए। डिक्शनरी ये बहुत बड़ी, इतनी मोटी डिक्शनरी है, उसमें आपको एलिफेंट ढूंढना है, कितना टाइम लगेगा? 5 to 10 सेकेंड। कैसे ढूंढोगे आप? पूरा डिक्शनरी, पूरे वर्ड जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए, तो पहला यू विल जंप ऑन ई, देन एल, मतलब ऐसा ई का फटाफट करोगे ना, एंड देन यू विल फाइंड इट विद इन फ्यू सेकेंड्स। लेकिन मैंने डिक्शनरी जंबल करके आपको दी है, मिक्स करके दी है। आपका पहला ही लेटर जो डिक्शनरी में आपने ओपन किया वो फॉर ऑरेंज दिख रहा है। अब कितना टाइम लगेगा एलिफेंट ढूंढने के लिए? अभी अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, और इतनी मोटी डिक्शनरी है। शायद फर्स्ट पेज पे भी एलिफेंट हो सकता है, 50th पेज पे भी हो सकता है, 200 पेज पे भी हो सकता है, 2000 वाले पेज पे भी हो सकता है। अब कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता कितना लगेगा सर, और क्या पता हमने पूरा देखना डिक्शनरी फिर भी एलिफेंट नहीं मिला, रह जाता है ना कभी कभी भाई, दिखता नहीं है। तो 1975 के पहले वो हमारे हालात थे। अगर आप इंपोर्टर होते और आप अगर कुछ इंपोर्ट करने वाले रहते, मान लेते ये जो ट्यूबलाइट यहाँ पे लगी है इसको आप इंपोर्ट करने वाले हो, तो आप किसी कॉस्ट अकाउंटेंट, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते थे और बोलते थे कि मैं ये चीज़ इंपोर्ट करने वाला हूँ, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगेगा, वो बताओ। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता था सर 1 महीना लगेगा ढूंढने के लिए, और इसकी इतनी इतनी फ़ी होगी आपको ये बताने के लिए कि कितना लगेगा, क्योंकि कोई अरेंजमेंट नहीं था। दैट गाय हैज़ टू रीड द होल सीक्वेंस, क्योंकि ये एग्जैक्टली कौन सी ट्यूबलाइट है इसका क्लासिफिकेशन हमें नहीं मिलता था। इट वॉज नॉट वेरी इजी टू फाइंड। और ये हमारी देश का प्रॉब्लम नहीं था, ये ऑलमोस्ट हर देश का प्रॉब्लम था, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट करने के टाइम पे ऐसा कुछ चाइना में कुछ लिखा है इनवॉइस पे, अब हमारे इंडियन पोर्ट पे वो चाइना में आया हुआ, या इंग्लिश में भी उन्होंने ट्रांसलेट करके भी लिखा, तो उनका चाइना टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन और हमारा इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग मे नॉट बी सेम, तो वो बहुत गड़बड़ होती थी। तो सारा वर्ल्ड साथ में आया, यूनाइटेड नेशंस वगैरह आपको पता है बहुत बड़े बड़े फोरम में उन्होंने साथ में आए, और उन्होंने बोला यार कुछ तो इसका करना पड़ेगा, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज हर देश में अलग है, नाम हर देश में अलग है, तो हम नाम फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन नंबर एक ऐसी चीज़ है, नंबर एक ऐसी चीज़ है जो हर देश समझता है, भले कोई भी लैंग्वेज हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको समझ में आता है। हम नंबर से गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। किसे आइडेंटिफाई करेंगे? नंबर्स, वी विल असाइन नंबर्स, एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग कोड नंबर। जैसे आपको रोल नंबर नहीं होता कॉलेज में, आपका रोल नंबर होता है, वैसे प्रोडक्ट को उन्होंने रोल नंबर, कोड नंबर देना चालू किया, क्योंकि नाम तो अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है, लेकिन नंबर तो एक ही होगा ना, तो नंबर से हमने आइडेंटिफाई करना चालू किया। इनिशियली इट वाज 4 डिजिट, देन इट बिकेम 6 डिजिट, नाउ इट इज 8 डिजिट। 8 डिजिट का कोड नंबर होता है किसी भी प्रोडक्ट का। अभी 8 नंबर होते हैं, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसा एक उसका एक क्लासिफिकेशन होता है 8 डिजिट का। आई कैन शो यू, मतलब कहीं ना कहीं पे होगा वो 8 डिजिट क्लासिफिकेशन, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर में होना चाहिए।
या गूगल पे डाल सकते हैं। कोई प्रोडक्ट बोलो, HSN क्लासिफिकेशन, HSN कोड, क्या पता ये क्या है, ठीक है ना। ये देखो कितना डिजिट का है, 0404 एंड 9000, ठीक है ना। ये कोड है ऐसा बहुत बड़ा, ये किस चीज़ का है, करस्पॉन्डिंग टू द डेयरी प्रोड्यूस, एडिबल प्रोड्यूस, एनिमल ओरिजिन, स्पेसिफिकली इट कवर्स वे वेदर और नॉट कॉन्सेंट्रेटेड और कंटेनिंग एडेड शुगर, ऐसा कुछ यहाँ पे आया हुआ है ना। तो ऐसा हर एक चीज़ का क्या होता है, कोड होता है। तो ये दिख रहे हैं आपको, ये कोड है, दीज आर दी कोड्स। इसको हम HSN बोलेंगे, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन वो बताता हूँ मैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिखे होते हैं लेकिन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोड इंपॉर्टेंट है और उसके रेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो GST का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द कस्टम्स का क्लासिफिकेशन, क्योंकि कस्टम्स में बहुत सारे गुड्स को ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ था। अच्छा, आपने कभी भी होटल में गए हो तो मेनू कार्ड जैसे आपको देते, पता है, होटल में जाते तो मेनू कार्ड लिखा होता है। तो मेनू कार्ड में क्या लिखा होता है ना, मेनू कार्ड में लिखा होता है कि भैया एक साइड पे आपका प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है और दूसरे साइड पे प्रोडक्ट का रेट लिखा होता है। लेकिन अगर आपने कभी उसके सॉफ्टवेयर को देखा, मतलब जो काउंटर पे बिलिंग करता है, वो बिलिंग करने वाला बंदा है ना, वो नाम से नहीं बिल करता, उसके पास कोड होते हैं। तो उसने इडली को 25 नंबर देके रखा हुआ है, तो आपने इडली ऑर्डर किया तो वो 25 मारेगा, उसका इडली प्रिंट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो वो बिलिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो नंबरिंग करता है, लेकिन वो 2 डिजिट होता है यूजुअली, क्योंकि होटल में एक मेनू 100 के आसपास होते हैं, उससे ज़्यादा तो मेनू नहीं होते। छोटे मोटे रेस्टोरेंट की बात मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा होते होंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। 8 डिजिट क्लासिफिकेशन उसको ज़रूरत नहीं ना, वो अपनी इडली मांगा उसको 8 डिजिट मारना पड़ेगा, तो वो क्या मतलब, मजाक नहीं हो जाएगा। लेकिन इंटरनेशनली आप सोचिए ना कि कितना ज़रूरत होता होगा कि कितने सारे गुड्स हैं हमारे आजू बाजू में, सबका कोड होना चाहिए। तो अभी अगर मैं आपको टी पाउडर के ऊपर, टी पाउडर के ऊपर अगर मैं पूछूं कि मुझे GST का रेट ढूंढ के दीजिए, एंड जस्ट इमेजिन कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर पे डाल दोगे, लेकिन इमेजिन कीजिए 2 मिनट के लिए कि आपके पास कोई नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करोगे, टी पाउडर को कैसे ढूंढोगे। तो कोई एक बुक है, कस्टम्स में कैसे ढूंढोगे पहले बताता हूं। तो कस्टम तारीफ एक्ट, क्या बताएंगे हम, तारीफ। होटल में जाने के बाद वो जो रेट और चार्ट होता है ना, उसको टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ, हम तारीफ मतलब थोड़ा हिंदी में बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे ना, तारीफ उसकी क्या नाम है इस एक्ट का, कस्टम, हाँ तारीफ एक्ट, ठीक है ना, हाँ टैरिफ बाबा, ओके इंग्लिश, ओके, कस्टम्स टैरिफ एक्ट। एक कस्टम्स एक्ट है जो कस्टम ड्यूटी लगाता है, दैट इज 1962। और एक कस्टम टैरिफ एक्ट है, मतलब कस्टम्स के रेट कस्टम्स एक्ट में नहीं है। कस्टम्स क्या रेट पे लगेगा, कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी क्या रेट पे लगेगी, कौन से एक्ट में लिखी गई है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 19। इसका रेफरेंस यहां पे क्यों आया हुआ है, एक मिनट, हाँ सर, नमस्कार नमस्कार, हाँ येतो तुम्ही पोहोचलाय, ओके ओके, ते विजय सर आहेत त्यांना पाठवतो। विजय दाला फोन करून साईट होते जायला सांग ना, ते आलेत। कस्टम ड्यूटी कहां पे मिलेगी, अगर आपको कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, कस्टम्स एक्ट में कि कस्टम टैरिफ एक्ट में। कस्टम ड्यूटी के रेट कहां हैं, कस्टम्स, गोल्ड क्या रेट पे टैक्स होगा, सिल्वर क्या रेट पे टैक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्या रेट पे टैक्स होगा, टेक्सटाइल क्या रेट पे टैक्स होगा, लेदर क्या रेट पे टैक्स होगा, ये कस्टम्स एक्ट में नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है, कस्टम टैरिफ एक्ट। टैरिफ का मतलब ही क्या है, टैरिफ रेट। तो कस्टम्स में अलग से एक्ट बनाया है, खाली किसके लिए, कस्टम्स रेट के लिए। और ये अभी नहीं बना, 1975 में बना है। तो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हो चुका था, तो जब GST आया तो हम नया क्यों क्लासिफिकेशन करें, ऑलरेडी बहुत डिटेल लेवल का क्लासिफिकेशन कस्टम्स ने करके रखा था। तो जब GST हमें लगाना था, हमने रेट नहीं सेम उठाए, लेकिन हमने क्लासिफिकेशन टेबल कॉपी किया, रेट हमारे हिसाब से हमने मॉडिफाई किए और टेबल भी हमारे हिसाब से हमने मॉडिफाई किया थोड़ा बहुत। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कस्टम्स एक्ट क्या है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग कैसे बना है,
हमें इंडिया में जो गुड्स मिलते हैं उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ा। वो जो रिक्लासिफिकेशन हमने इंडिया में किया उसका नाम है HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। दिख रहा है आपको नाम क्या है? हार्मोनाइज मतलब हारमोनी समझते हैं आपको? सारे गामा पा वगैरह गा सकते हो ना उसके ऊपर। हारमोनी मतलब इसके अंदर एक हारमोनी है, मतलब रैंडम नहीं है। ये डिक्शनरी अगर ओपन करोगे तो पहला ए फॉर एप्पल आएगा। हेलो, यहाँ पे ऑरेंज नहीं आएगा, मतलब एक हार्मोनाइज्ड है, मतलब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, फिर हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, मतलब प्रॉपर लिखा गया है, तो हार्मोनाइज है, एक सिस्टम है। और किसका? नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम। आप नाम से प्रोडक्ट को इसके अंदर ढूंढ सकते हो, लेकिन जब रेट सिलेक्ट करना होता है तो कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब नाम से नहीं, नाम से आपको कोड आइडेंटिफाई करना है, लेकिन रेट तो कोड से आइडेंटिफाई होगा, नाम से रेट नहीं आइडेंटिफाई होता हमारे यहाँ पे, क्योंकि जीएसटी पोर्टल को भी नाम नहीं समझता। जीएसटी पोर्टल को नंबर समझता है, कोड समझता है, और उस कोड का नाम क्या है? HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज द कोड ऑफ अ नंबर। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि उसके सामने उसका टैक्स का रेट लिखा जाता है। यहां तक क्लियर है? सर अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे HSN का रेट जानना है, तो आप गूगल करके नहीं बता सकते। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले गूगल किया, गूगल तो गलत भी बता सकता है। गूगल पे किसी ने कोई आर्टिकल लिखा, उसमें गलत HSN डाल दिया, तो गूगल तो वही रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, 99% ऐसा नहीं होता, लेकिन 1% चांस है ना। तो आपको अगर किसी क्लाइंट को बताना है कि सर मेरी HSN क्या है, ठीक है ना, तो HSN कोड फाइंडर वगैरह बहुत सारे आए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो ये जो ऑफिशियल आपका जो वेबसाइट है वो कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ, मैं गूगल की बात नहीं कर रहा ना अब ये कौन सा डिपार्टमेंट है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड है। तो इस बोर्ड ने जो रेट लिखे हैं वो रेट फाइनल रेट माने जा सकते हैं। क्लियर है? हेलो, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक गुड्स का ऑप्शन है और एक सर्विस का। पहले सर्विस का देख लेते, वो आसान है। अच्छा, सर्विस को हम HSN नहीं बोलते, सर्विस को हम सर्विस अकाउंट कोड बोलते हैं, SAC बोलते हैं। सर्विस को क्या बोलते हैं? SAC, सर्विस अकाउंट कोड। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बोला है, तो कंस्ट्रक्शन का उन्होंने बोला है कि अगर आप अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन बनाते हो, थोड़ा ही छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिए। बोलते CGST का रेट 0.75% है, तो HGST का रेट भी 0.7% होगा, तो IGST का कितना होता है? दोनों का मिला के इंटीग्रेट है, दैट इज 1.5। ये समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बताया? ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हो उन्होंने हेडिंग पहले लिखे 9954, तो कंस्ट्रक्शन वाला अगर आपका आइटम होगा तो आप 9954 में ढूंढोगे। सब कैटेगरी ढूंढने से पहले मेन कैटेगरी ढूंढोगे ना। आपको सब कैटेगरी ये नहीं चाहिए, आपको रेस्टोरेंट चाहिए, ठीक है ना, या आपको और कुछ चाहिए, अकोमोडेशन, फूड बेवरेज सर्विस चाहिए। अब आप देखोगे ना कि रेस्टोरेंट में क्या है? होटल हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई यूनिट अकोमोडेशन लेस देन और इक्वल टू 7,500, ठीक है ना। तो पर डे जिस होटल का रेट 7,500 से कम होता है, पर डे जिस होटल का रेट, क्या मैंने बोला? पर डे चार्ट होता है ना उनका, तो जहाँ पे 7,500 के नीचे का रेट होता है वहाँ पे 6% का रेट लगता है। 6% CGST, 6% HGST। IGST होगा तो कितना? हाँ, IGST लगता नहीं होटल पे, होटल पे हमेशा CGST और HGST लगता है। क्यों? क्योंकि आप सप्लाई होटल में जाके लेते हो, वो इंटरस्टेट पॉसिबल नहीं है। मैं मुंबई में बैठ के गोवा के होटल के एंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो सारी बातें होती है। हाँ, ऐसा कुछ है, उन्होंने अकोमोडेशन में अलग अलग लिखा है। यूजुअली होटल पे 2.5 का भी चलता है, रेस्टोरेंट पे आप जहाँ पे फूड वगैरह खाते हो वहाँ पे यूजुअली 5% का रेट चलता है। कंपोजिशन स्कीम भी है उसके लिए, तो वी विल सी दैट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में भी उन्होंने बोला है, जो फर्स्ट क्लास से जो
या एयर कंडीशनर कोच से आप ट्रैवल करते हो उसका 2.5 मतलब एसी कोचेस पे रेलवे पे कितना रेट है 5%। और मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ क्या? नहीं, मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ। और इसका जब आपको क्लाइंट कोई बोलता है कि मेरे को रेट बताओ, तो आप इस वेबसाइट पे आनी चाहिए और यहाँ पे ढूंढना चाहिए आपको। और ऐसा मैन्युअली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर सर्च बटन है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे सर्च में डाल सकते हो। या तो सर्च में आपको चैप्टर हेडिंग वगैरह पता है तो सर्च में डालो, या जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन है या सर्विस का डिस्क्रिप्शन है वो डालो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम डालते हैं कैशो, तो कैशो आ गया। कैशो का हेडिंग है 0801, इसको चैप्टर या हेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, मेन हेडिंग है वो। अब मुझे उसके अंदर अंदर जाके अगर देखना है तो आप देख सकते हो, इसमें उन्होंने देखा है कैशू नट अगर है वेदर और नॉट शेल्ड और पील्ड, हाँ अगर ऐसा नहीं है तो 2.55% है। क्लियर है? तो इजी है ढूंढना। अच्छा, इसकी एक एक्सेल भी आती है, आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ भी आता है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको वेबसाइट पे लाइव बता रहा था कि ये ऐसे ऐसे चलता है। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई HSN। बाकी आपको दुनिया भर के गूगल पे तो जो सर्च ऑप्शन मिलते हैं वो तो कर ही सकते हो आप। बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह में भी बहुत सारे ऑप्शन अभी आपको मिलते हैं, GST पोर्टल पे भी आपको वो ऑप्शन मिलेगा। लेकिन HSN इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न्स, ठीक है ना, या ई इनवॉइसिंग में आपको HSN तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको पता चलेगा मिनिमम 6 डिजिट तक का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पहले 6 डिजिट जो होते हैं ना वो आइडेंटिफाई कर देते हैं रेट को। तो HSN के ऊपर इतना डिस्कशन ठीक है। HSN क्या है? कुछ नहीं, गुड्स का एक कोड है, मैथमेटिकल कोड है। कहाँ से डिराइव हुआ है? अरे ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट से लाया, क्योंकि कस्टम्स वालों ने पहले इन्वेंट करके रखा था। तो GST तो 2017 में आया था, उन्होंने उनका कॉपी किया, लेकिन रेट कॉपी नहीं किए। कस्टम्स के रेट अलग है और GST के रेट अलग है। रेट हमने हमारे हिसाब से रखे, हमने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी किया जो हमें ठीक लगा, ठीक है। गुड्स की सर्विस को क्या बोलते हैं? गुड्स के नंबर को क्या बोलते हैं हम? गुड्स के यूनिक नंबर को क्या बोलते हैं? सॉरी, गुड्स के यूनिक नंबर को HSN बोलते हैं। और सर्विस के यूनिक नंबर को क्या बोला जाता है? SAC, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। यहाँ तक क्लियर है? तो गुड्स अभी अलग अलग लॉ है कि एक ही लॉ है? लॉ एक ही है, लेकिन गुड्स को हम HSN बोलते हैं और सर्विस को SAC बोलते हैं। लॉ एक ही है, लेकिन मैं आपको शायद पहले या दूसरे चैप्टर तक ही बोलूँगा, लॉ में गुड्स एंड सर्विस एक ही है, एक ही है, एक ही है। हमें थर्ड चैप्टर से बोलना पड़ेगा, GST का गुड्स का लॉ अलग है और GST का सर्विस का लॉ अलग है। तो वैसे तो लॉ एक ही है, लेकिन आगे जाके एप्लीकेशन अलग अलग है। हमें पता होता है कि हम सर्विस इंडस्ट्री में है कि हम गुड्स इंडस्ट्री में, एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड थ्रू आउट द लॉ। भले लॉ का नाम सेम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हमें पता होना चाहिए वेदर वी आर इन अ गुड्स इंडस्ट्री और वेदर वी आर इन अ, क्योंकि उसके हिसाब से लॉ बदलता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि गुड्स का HSN होता है और सर्विस का SAC होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। सर कंपोजिशन मतलब क्या? कंपोजिशन मतलब गवर्नमेंट ने डिजाइन किया हुआ एक फालतू सा स्कीम जो GST लॉ को फेल करता है। किसको फेल करता है? GST लॉ, जिस इंटेंट से GST बना गया था उसको फेल करता है। इसलिए हमें कंपोजिशन स्कीम, जो भी GST के जानकार है, जो भी GST को रीड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, जैसे मैं हूं, आई लव द GST बट आई डोंट लव कंपोजिशन स्कीम, आई डोंट लव QRMP स्कीम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन को खुश करने के लिए, ऐसा है ना कि सबको खुश करना पड़ता है। अरे आप लॉ बनाओ ना, खुश करने क्यों जा रहे हो? जो परफेक्ट लॉ है वो बनाओ। तो उन्होंने परफेक्ट लॉ ही बनाया था, लेकिन फिर दुकान वाले रेडी नहीं थे भरने के लिए। 18% GST बोलते तो उनको नहीं, ऐसा 18% जम नहीं रहा था उनको। तो गवर्नमेंट ने बोला 1% भरोगे, हाँ सब रेडी हो गए। 1% तो कहाँ 18%, कहाँ 12 और कहाँ 1, तो 1 के लिए सब रेडी हो गए। तो कंपोजिशन स्कीम मतलब तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसे तो सेक्शन 10 हम पढ़ने वाले हैं जब सब चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तब। कंपोजिशन स्कीम मतलब एक छोटे व्यापारियों के लिए लाया गया स्कीम। आज आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ के आसपास है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, छोटे व्यापारी हो आप। कंपोजिशन स्कीम इज सुटेबल फॉर दोज व्यापारी जो B2C सप्लाई करते हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? B2B वाला आपकी दुकान में कभी नहीं आएगा। अगर आपने कंपोजिशन लिया ना, मैं अगर B2B वाला हूं, मैं आपके शॉप में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि आप मुझे क्रेडिट दे ही नहीं सकते।
या एक तो आप क्रेडिट, कंपोजिशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, यू कैन नॉट टेक द आईटीसी क्रेडिट एंड यू कैन नॉट इश्यू द आईटीसी क्रेडिट। समझ में आ रहा है? आप ना क्रेडिट ले सकते हो ना क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो। अगर मैं आपसे अगर कोई भी गुड्स लेता हूं तो मेरा तो लॉस हो गया ना, मेरा जीएसटी कंपोनेंट, मैंने जीएसटी भरा है लेकिन मेरे को मिला नहीं, और मैंने आपको जो आप बोलोगे सर 1% ही तो लॉस हुआ, क्या टेंशन ले रहे हो। कल मैंने क्या सिखाया, 1% आपको शायद दिया मैंने, इसके पहले जो चेन थी, मैन्युफैक्चरर था वो तो कंपोजिशन में नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपोजिशन में नहीं होगा, होलसेलर कंपोजिशन, वो खाली रिटेलर जो लास्ट स्टेशन है वो कंपोजिशन में, उसने चेन ब्रेक कर दी ना। तो जो जीएसटी का क्रेडिट मुझे खाली आपका नहीं मिलता, आप तक जितने लोगों ने जीएसटी भरा है टेक्निकली उसका क्रेडिट मुझे मिलता है। तो इट इज द लॉस मेकिंग डील फॉर मी इफ आई डोंट बाय गुड्स फ्रॉम B2B सप्लायर, मतलब रेगुलर सप्लायर। कंपोजिशन वाले से गुड्स लेना एक पाप है उन लोगों के लिए जिन्होंने जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हाँ, मुझे अगर वड़ा पाव खाना है तो मैं नहीं सोचूंगा इतना, मुझे 2 रुपए का पेन लेना है तो इतना नहीं सोचूंगा, लेकिन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। द मोमेंट यू हैव टेकन द कंपोजिशन, यू हैव डिक्लेयर दैट यू आर अ छोटा इंसान, है कि नहीं। और वो लोग बोलते हैं कि बोर्ड पे लिखो, बाहर दुकान के बोर्ड पे लिखो, जहां बिलिंग काउंटर है उधर बोर्ड लगाओ कि आप कंपोजिशन डीलर हो, मतलब आप ही खुद बता रहे हो हमें कि आपके यहां से माल नहीं लेना है। अगर आप B2B हो, B2C हो तो जरूर आपकी दुकान में आएंगे साहब। मुझे पता है कि चप्पल का क्रेडिट मुझे मिलता नहीं, मैं तो कंपोजिशन का दुकान ढूंढूं, क्योंकि नॉर्मल वाले को मुझे ज्यादा जीएसटी देना पड़ेगा, आप लोगों को कम देना पड़ेगा। तो कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन वाले का कंप्लायंस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनका पेमेंट क्वार्टरली होता है। दे डोंट हैव टू पे जीएसटी ऑन मंथली बेसिस, दे पे जीएसटी ऑन, और इनका जीएसटी कंप्यूट करना बहुत आसान है। बताओ कैसा आसान है? कोई आईटीसी वगैरह मिलने वाला है नहीं। इन्होंने पूरे 3 महीने में, हर क्वार्टर में जितना भी सेल किया है, जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने में जितना भी सेल किया है, वो एक रैंडम नंबर आपको बताता है कि मैंने इतना सेल किया है, उसका कितना परसेंट, 1%, ठीक है ना, सेल्स का। तो उसने 1 करोड़ नहीं मानते, चलो 50 लाख उसने सेल किया, 50 लाख का 1%, 50,000, खत्म, डन, दैट इज जीएसटी लाइबिलिटी। 2 मिनट। और भरना क्या है, 3 भी नहीं भरना है आपको, इनका अलग से CMP 08 करके फॉर्म आता है, खाली पेमेंट करने बोलता है गवर्नमेंट। आप खाली पेमेंट करते जाओ, साल में 1 रिटर्न भरो, पूरे साल भर में। जैसे R1 तो हमें हर महीने भरना पड़ता है ना, नॉर्मल रेगुलर वाले का R1 हर महीने, मतलब 12 रिटर्न जाते हैं रेगुलर वाले के। इसका R1 कितना जाएगा, इसका R1 नहीं है पहले तो, इसका GSTR 4 है, R4 है इसका। R4 कितनी बार जाता है? 1 ही बार जाता है, 30 अप्रैल के पहले जाता है, साल में 1 ही बार। पूरे साल में जितना टर्नओवर किया है वो 1 ही बार आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपका B2B है ही नहीं ना। मंथली रिपोर्टिंग किसको जरूरी है? R1 में हम मंथली 11 तारीख को रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि 14 को सामने वाले को क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए लाइव बेसिस पे हमें रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। कंपोजिशन वाले का क्रेडिट पास ऑन ही नहीं होता, तो रिपोर्ट करके क्या ही करोगे आप? तो इसने पूरे जीएसटी के लॉ को ही तोड़ दिया। आपको ऐसे नहीं लग रहा? कितना ब्यूटीफुल लॉ बनाया था, 11 तारीख को R1 भरेंगे, 14 को 2B फ्रीज हो जाएगा, हम रिकंसिलेशन करेंगे, एंड 20th को हम क्या भर देंगे, जो भी लाइबिलिटी नेट बचती है वो भर देंगे। दैट्स बेस्ट जीएसटी। उसका भी एक बेटर वर्जन है, इंप्रूव्ड वर्जन है, लेकिन वो ऐसे ही चलेगा अभी। ये तेजस्वी लोगों ने वो पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया। क्यों मंथली भर रहे हो, क्वार्टरली पे करो। क्यों मंथली रिटर्न भरना है, एनुअली भरो। और बाद में ये लोग लैपटॉप लेते हैं और हमको फोन करते हैं, अरे सर उसका तो क्रेडिट मिलेगा ना, मेरा जीएसटी नंबर मैंने दिया। अरे आप कंपोजिशन हो, नालायक हो आप, तो बाद में नहीं रिग्रेट करने का, पहले ही सोच लेना चाहिए था। नहीं आप वो CS आप मंथली पेमेंट लगाते हो करके हमने एनुअल वाला ऑप्शन ले लिया, तो ले लो फिर। तो कंपोजिशन पहले किसी को आप सजेस्ट नहीं करोगे। किसको सजेस्ट करोगे? जिसका ओनली एंड ओनली क्या सप्लाई है, B2C सप्लाई, और उसको बड़ा नहीं होना है बिजनेस में। अगर उसको कल जाके बड़ा होना है बिजनेस, आपको पता है शुरू में कम रहेगा टर्नओवर, लेकिन आगे जाके बड़ा होने वाला है। कंपोजिशन इज नॉट फॉर बिग प्लेयर इवन दो इट इज B2C। कंपोजिशन इज फॉर स्मॉल प्लेयर। एक सैलून वाले के लिए कंपोजिशन बना है,
सलून वाला कर करके क्या कर सकता है, कितना टर्नओवर कर सकता है? तो इन्होंने बोला 50 लाख कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो सलून वाले के लिए उन्होंने कंपोजिशन लाया 3%, क्योंकि वैसे भी सलून वाले का कुछ इनपुट होता नहीं है ना, क्या इनपुट होगा उसका, ज़्यादा इनपुट होता नहीं है, तो वैसे भी उसके पास आईटी से नहीं होता, तो मैनुअल वर्क के मैक्सिमम उसका कला है। तो इन्होंने बोला सलून वाले को कंपोजिशन दे दो, ब्यूटी पार्लर वाले लड़कियों को कंपोजिशन दे दो, 18% क्यों जीएसटी लगाना है बेचारे लोगों को, 6% लगाओ, तो दे आर हैप्पी। लेकिन फिर सलून वाला नहीं बोला कि नहीं मैं पैन इंडिया फ्रेंचाइज ओपन करेगा, आई विल हैव 1000 कस्टम लाइक 1000 काउंटर्स अक्रॉस इंडिया। अब बताओ, अब दोगे उसको कंपोजिशन? द मोमेंट यू शिफ्ट योर गोल कि यार नहीं मुझे ग्रो होना है, मुझे बड़ा होना है, देन कंपोजिशन इज नॉट फॉर यू बॉस। आप बोलते मैं वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करूंगा, कंपोजिशन इज नॉट फॉर यू, देन यू आर डिसक्वालिफाइड फॉर कंपोजिशन बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टू बिकम बिग। बोलते मैं एक स्टेट में नहीं, मैं मल्टी स्टेट में बिजनेस करूंगा, हो सकता है ना, हम लोग बॉर्डर पे हैं, मैं कर्नाटका भी सप्लाई करूंगा, मैं गोवा भी सप्लाई करूंगा। अगेन कंपोजिशन इज नॉट फॉर यू बॉस, क्योंकि अगर यहां से वहां माल जाना है तो रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी है, ई वे बिल प्रॉपर रेज होने हैं, यहाँ का क्रेडिट उस स्टेट में जाना है, बिकॉज जीएसटी इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, और यहाँ का जीएसटी वहाँ तभी जाएगा जब आप आईजीएसटी का बिल लगाओगे और सामने वाला क्रेडिट लेगा। तो कंपोजिशन इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर यू। तो देर आर सो मेनी रीजन आई कैन टेल यू व्हाई कंपोजिशन इज नॉट गुड। देर इज ओनली वन रीजन व्हाई कंपोजिशन इज गुड, कंप्लायंसेस सबसे कम है, रेट ऑफ टैक्स सबसे कम है, क्योंकि आपकी सोच सबसे कम है, तो आपके लिए कंपोजिशन है, एंड नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, छोटे लोग हैं ना, मार्केट में सब लोग हैं, मार्केट में छोटे व्यापारी भी है, बड़े व्यापारी और बहुत बड़े व्यापारी भी है, तो छोटे लोगों को हमको नहीं, तो हमारे है कंपोजिशन कितने, अपने क्लाइंट कितने हैं कंपोजिशन में, क्यूआरएमपी नहीं, कंपोजिशन 3-4 है, ठीक है ना, उतने ही होते हैं। तो 100-150 क्लाइंट में 3-4 क्लाइंट कंपोजिशन के होते हैं, तो होते सबके पास है। इट्स नॉट दैट कि कोई आता है तो हम उसको ना बोलते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग आप सजेस्ट मत कीजिए किसी को कंपोजिशन प्लीज, मतलब कन्विंस कीजिए। कोई कंपोजिशन बोलता भी है तो उसको कन्विंस कीजिए कि क्यों कंपोजिशन नहीं लेना चाहिए, उसके आपके पास 5-6 पॉइंट होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास कोई भी बिजनेस आता है तो मेरा पहला ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो छोटे सपने देखना पहले बंद करे। स्मॉल ड्रीम्स आर क्राइम। छोटे सपने नहीं देखने हैं आपको, देखना है तो बड़ा सपना देखो, क्योंकि व्यापार मतलब बड़ा हो गया यार, व्यापार कब से छोटा सपना हो गया? बिजनेस में कब से लिमिट आपने क्यों लिमिट लगाया बिजनेस में? लेट इट ग्रो, इट विल ग्रो। कोई ना कोई बिजनेस बड़ा करके दिखा देगा आपको, आप खाली रहो, मार्केट में रहो बस। विद दैट थॉट आई एम सेइंग कंपोजिशन इज नॉट गुड। ठीक है, कंपोजिशन से आगे जाऊं। अभी कंपोजिशन दोनों के लिए, पहले खाली ओरिजिनली गुड्स इंडस्ट्री के लिए था, अब सर्विस इंडस्ट्री के लिए। गुड्स इंडस्ट्री के लिए क्या कंपोजिशन का रेट है? 1%। क्या है? 1%। ट्रेडर के लिए भी 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए भी 1%, रेस्टोरेंट के ऊपर 5%, 5% मतलब 2.5 और सर्विस का 3+3। ठीक है ना, 1-2 क्लासेस वाले अपने पास है, मुझे जो याद आ रहा है वो क्या करना है, 3%, क्योंकि क्लासेस के इंडस्ट्री में भी इनपुट नहीं होता ना, देयर इज नो इनपुट। आईटीसी नहीं है तो भरना ही है, तो 18% क्यों भरूं? तो 6% भरने का। फिर आपको पता है कि अगर उनका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हो जाता है तो हमको क्या बताना पड़ता है फिर? अभी बीबी के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन ले लो, अभी मम्मी के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन ले लो, अब भाई के नाम पे, क्योंकि उसका टर्नओवर 2 करोड़ हो गया और 2 करोड़ बैठेगा ही नहीं कंपोजिशन में, तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या गेम है? ये छोटा गेम है ना। मुझे क्या लगता है कि ये छोटा गेम है, ये बड़ा गेम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देन बट एवरीबडी हैज डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। तो हम ज़्यादा क्लाइंट को ऐसा पूछ भी नहीं कर सकते ना, मुझे कंपोजिशन अच्छा नहीं लगता, इस लाइक आई डोंट लाइक करेले का भाजी, तो आपसे आपके मुंह से थोड़े के छीनूंगा। देयर आर पीपल हु लाइक करेले का सब्जी, आई लाइक करेले का सब्जी, तो आई कैन ईट। तो आई कैन नॉट फोर्स यू एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, लेकिन आप एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना दोनों साइड। क्लाइंट का गलती क्या होता है कि उसको खाली पॉजिटिव साइड्स पता है, देयर इज अ नेगेटिव साइड टू इट। हमारा काम क्या है? दोनों बताना। डराने नहीं बोल रहा आपको मैं, पोलाइटली बताओ सर आई होप कि आपको कंपोजिशन के बारे में सब पता होगा, लेकिन कैन आई हाईलाइट फ्यू पॉइंट दैट आई वांट टू मेक श्योर कि आपको पता है बिफोर ऑप्टिंग अ कंपोजिशन स्कीम। दिस इज अ पोलाइट लैंग्वेज दैट यू शुड हैव। और आप सेक्शन ओपन करके बताओगे गूगल पे, मन से नहीं बताओगे हवा में। यू विल ओपन द सेक्शन, सर सेक्शन में ये लिखा है, आई एम डन नाउ सर, मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दिया, नाउ द डिसीजन इज योर्स।
Don't take decision for the client. Give him inputs so that he can take the right decision. तो जीएसटी में दो बड़े स्कीम चलते हैं, एक रेगुलर स्कीम एंड एक मेन जीएसटी 99% वाले लोगों को क्या फॉलो करते हैं, रेगुलर स्कीम. देयर इज वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द पीपल दे फॉलो कंपोजिशन स्कीम, जो B2C का सप्लाई करते हैं. कौन सा सप्लाई करते हैं, B2C का सप्लाई करते हैं. रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पहले सेंट्रल वाइज है कि स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज है. अगर आपका बिजनेस 5 स्टेट में होगा तो आपको कितने रजिस्ट्रेशन लगेंगे, 5 स्टेट. जीएसटी नंबर दिखता कैसे, तो मुझे अभी बाकी जीएसटी नंबर याद नहीं, अपना खुद का याद है तो लिख देता हूं. मेरा नंबर तो बहुत सारे लोगों को याद होगा यहां पे. तो ऐसा कुछ जीएसटी का नंबर दिखता है. कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको अंदाज से, दिस इज 15 डिजिट नंबर, ठीक है ना. कितना डिजिट का होता है, 15 डिजिट का. उसमें का ये जो पहला 2 डिजिट जो होता है, फर्स्ट दो डिजिट जो होता है, ये क्या होता है, स्टेट कोड. यहां से स्टेट पता चलता है. तो 27 बोला तो महाराष्ट्र, हर स्टेट का अपना एक कोड है, ठीक है ना. तो वो स्टेट कोड से पता चलता है. ये आगे के जो 10 डिजिट है, ये क्या है, ये हर इंसान का पैन है. तो हम जब कंपनी टू प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, या प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी में बिजनेस क्यों करना चाहिए, या एलएलपी स्ट्रक्चर में बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसका ये भी एक रीज़न है. मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ, या आप प्रोप्राइटर हो, ठीक है ना. आपकी एक दिन डेथ होने वाली हो, मरने वाले हो तो फिक्स है ना, पैदा हुए तो मरना भी है ना एक दिन. अगर मैं सब कुछ मेरे नाम पे लूँगा, मतलब पैन मेरा तो जीएसटी भी मेरा, ठीक है ना. 15 साल 20 साल मैंने बिजनेस किया और उसके बाद अगर मेरी डेथ हुई और मेरे अगर लीगल है, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे अगर बिजनेस को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, कैन दे कंटिन्यू विथ माई पैन एंड माई जीएसटी नंबर. मुझे पूछना क्या है, वेदर पैन एंड जीएसटी इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट. मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ रहे हैं आपको. मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूज करूँ, मेरा नहीं मिल रहा है. आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूज करूँ, मेरा नहीं मिल रहा है. अरे पासपोर्ट में अपना ले लूँगा ना, ड्राइविंग तो पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है कि नॉन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है. तो वैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नॉन ट्रांसफरेबल है, पैन भी नॉन ट्रांसफरेबल है. नॉन ट्रांसफरेबल, मेरी जायदाद आपको नाम पे कर सकता हूँ क्या, प्रॉपर्टी सेल कर सकता हूँ क्या. अरे प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, ट्रेडमार्क ट्रांसफरेबल है. तो देयर आर ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशंस एंड देयर आर नॉन ट्रांसफरेबल. दिस इज non-transferable. I can sell you my whole company, but I cannot sell you my PAN number. पैन नहीं चेंज हो सकता मेरा पैन आपका नहीं हो सकता, मेरे ब्लड रिलेटिव का भी नहीं हो सकता. आप मेरे पैन को टेक ओवर नहीं कर सकते. आपका पैन मेरा पैन मर्ज नहीं हो सकता. दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशन. 1ZQ एक यूनिक कोड, वो रैंडम दिया जाता है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाए, यूनिक हो जाए, ठीक है ना. वो रैंडमली कुछ भी आता है, उसका वो ऑटो क्रिएटेड कैरेक्टर्स होते हैं. तो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है. चलो आगे. सर रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है, तो मैंने आपको एक लॉ बताया था, थोड़े दिन पहले भी बताया था, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है ना. एक 4 स्टेट्स है, इसको हम बोलते हैं मा मी ना त्रि. क्या बोलते हैं हम लोग, मामी, हाँ, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है. थोड़ा वहाँ पे लाइफ टफ है. तो गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे जीएसटी अगर हमने 40 लाख पे रखा अगर, तो बाय डिफॉल्ट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन गुड्स इंडस्ट्री के लिए कितना लगता है, 40 लाख. सर्विस इंडस्ट्री के लिए कितना, 20 लाख. और आपका गुड्स प्लस सर्विस होगा तो 20 लाख. मतलब मैं दोनों दे रहा हूँ, खाली गुड्स दे रहा हूँ तो 40 लाख, खाली सर्विस दे रहा हूँ तो, मैं मैकेनिक है, मैं गुड्स भी दे रहा है सर्विस भी दे रहा है, मैं रेस्टोरेंट है, मैं फूड भी दे रहा है सर्विस भी दे रहा है, तो 20 लाख कंजर्वेटिव. तो एक्सक्लूसिव गुड्स का अगर देता हूँ तो ही 40 लाख, सर्विस का देता हूँ तो 20 लाख. दिस इज द जनरल लिमिट. लेकिन फिर उन्होंने बोला अगर मामी नात्रे में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने 40 लाख का गुड्स का लिमिट रखा तो बहुत ही कम लोग रजिस्टर्ड करेंगे और बहुत कम रेवेन्यू आएगा. पहले से वो स्टेट स्ट्रगलिंग स्टेट है, वो स्टेट को ज़्यादा टैक्स चाहिए.
ज़्यादा टैक्स चाहिए तो उन्होंने नंबर रजिस्ट्रेशन का कम कर दिया। उन्होंने बोला देखो हमारे स्टेट में आप गुड्स दो या सर्विस दो या कंबाइन दो, गुड्स दो या सर्विस या कॉम्बिनेशन, एनीथिंग 10 लाख रुपीज इज द लिमिट। ओके, मामीनात्री का अगर रजिस्ट्रेशन आया तो, अभी तक आया है क्या कभी मामीनात्री का रजिस्ट्रेशन? नहीं आया, ठीक है ना, अभी तक आप नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच नहीं पाए। फिर उन्होंने एटीएम यूपीएस करके याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे? एटीएम यूपीएस। एटीएम यूपीएस मतलब सर अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ का ये 3 सिस्टर है, पता है ना, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, ऐसा रहता है, 3 रहता है। तो इसमें का मणिपुर मिजोरम यहाँ पे गया। मेघालय थोड़ा डेवलप है, मेघालय थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो मेघालय उन्होंने 20 लाख में लिया हुआ है। ये तीनों को हम साथ में बोलते हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये तीनों को यूजुअली 3 सिस्टर्स बोलते हैं हम इनको। तो उसमें का मेघालय जो है वो 20 लाख में है। इसलिए मामीनात्री याद रखोगे तो आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा कि मामीनात्री क्यों बोला मैंने, एम क्यों नहीं बोला खाली, क्योंकि एम में कंफ्यूजन हो सकता था। तो यहाँ पे अरुणाचल, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मेघालय, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड। ये लोगों को, ये पहले 4 लोगों को याद रखने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। पुडुचेरी एंड तेलंगाना साउथ का आता है। हाँ, मैं लेता हूँ ना, इधर ही रख देना, टेबल पे रख दे, मैं लेता हूँ 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो सर ये एटीएम यूपीएस, तो यहाँ पे यूपीएस में कैसे याद रखेंगे? ए फॉर क्या? अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर क्या? तेलंगाना, एम फॉर मेघालय, यू फॉर उत्तराखंड, पी फॉर पुडुचेरी, एस फॉर, समझ में आ रहा है? तो ये आप लोगों का क्या हो गया? अरे ये कहाँ से आ गया? 1 2 3 4 5 6 ना, हाँ हो गया बरोबर ना, ठीक है ना, 6 ही है ना एटीएम यूपीएस। ये 6 लोगों के लिए हमारा नियम क्या है? 20 लाख। ये 4 लोगों के लिए नियम क्या है? हम यहाँ पे गुड सर्विस को बाइफरकेट नहीं करते, गुड्स होगा तभी भी 20, सर्विस होगा तभी भी 20 और दोनों होगा तभी भी 20। ये छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स को क्या नियम है? जो अभी मैंने बोला, गुड्स होगा तो 40, सर्विस होगा तो 20, गुड्स प्लस सर्विस होगा तो 20, और कुछ स्पेशल गुड्स है उसका भी 20। जैसे तंबाकू वगैरह होता है तो उसका कितना कर देते वो लोग? कम कर दिया उन्होंने। टोबैको का कम कर दिया, लेदर का कम कर दिया। तो देखेंगे वो हम लोग जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 बहुत आगे, सेक्शन 22 जब हम पढ़ेंगे तब। अभी हमारा सेक्शन 1 भी नहीं हुआ है, वी आर नॉट टॉकिंग सेक्शंस। लेकिन आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो जनरल नॉलेज में ठीक है इतना, आगे चलो। आगे नहीं चलता, पहले इडली खा लेते। इडली दे दिया सबको, भाई मैं ब्रेक लेगा, सब लोग ब्रेक लेने चाहिए। मैं चालू है, सब खा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही टाइम पे सब ब्रेक लेंगे, पहले बता रहा हूँ। हाँ सबके लिए, मतलब जिनके लिए लाया है उनके लिए। हाँ एटीएम सूप भी कर सकता है, तुझको जो लगे सूप एटीएम कर ले, ठीक है ना, तुझको जो अच्छा लगे वो कर, नात्री मानी कर ले, मेरे को क्या करना है? याद रख बस। याद भी क्यों रखना है? एग्जाम के लिए। मैं मिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीए इंटर के भी बच्चे हैं, कुछ फाइनल के भी बच्चे होंगे हमारे जो ऑनलाइन देखते रहेंगे हमें। तो हम ट्राइंग टू कवर ऑल द ऑडियंस, इसलिए सब बता रहा हूँ। नहीं तो तुम लोगों को याद थोड़ी ना क्या करना है। तुम्हारे पास जब क्लाइंट आएगा तो सामने ओपन करके देखना है, याद करके मत बताओ कुछ क्लाइंट को प्लीज। हाँ, देख के बताओ, हाँ सर यहाँ पे ये लिखा है, ऐसा ही होगा शायद। हाँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी इतना समझो कि स्टेट वाइज है, हर स्टेट में एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उतना तो क्लियर रखो, ठीक है ना। हर स्टेट की नियम अलग है। ऑलराइट, एग्जम्पशंस। लाइफ में कुछ चीजें एग्जम्प्ट होनी बहुत जरूरी है। जैसे वेजिटेबल वेंडर जीएसटी भरता है क्या? नहीं, वेजिटेबल के ऊपर जीएसटी नहीं है। फ्रूट्स के ऊपर नहीं है। रॉ फिश के ऊपर, फिश मार्केट से फिश लाते हो तो उसके ऊपर नहीं है। मिल्क के ऊपर मिल्क नहीं है। कर्ड के ऊपर दही नहीं है। श्रीखंड के ऊपर, श्रीखंड के ऊपर है। श्रीखंड कैसा? प्रोसेस प्रोडक्ट लग रहा है ना, रॉ नहीं लग रहा है। तो देयर आर फ्यू आइटम विच आर वेरी इसेंशियल। लाइफ सेविंग मेडिसिन है बहुत सारी, लाइफ सेविंग मेडिसिन, सारे मेडिसिन नहीं। फार्मा का आप काम करते हो, आपको पता है सबसे ज़्यादा जीएसटी मुझे लग रहा है हमारे ऑफिस में फार्मा का जाता है। मतलब फार्मा प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी है।
खाली लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है जो जो एक्सट्रीम इमरजेंसी, जैसे हार्ट अटैक आया, अभी इंजेक्शन करना है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव इंजेक्शन, उसके ऊपर अगर 18% लगा देंगे तो जिसको हार्ट अटैक आ नहीं रहा था जीएसटी का नंबर देख के आ जाएगा कि 5 लाख का मेडिसिन 90,000 का जीएसटी गया मैं। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर नहीं है, कॉन्डम्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि आप कॉन्डम्स यूज करो, क्योंकि पॉपुलेशन में हम लोग टॉप पे आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गलती कर ली थी, जब जीएसटी का एग्जम्पशन का लिस्ट बना गया था तो कॉन्डम्स को एग्जम्प्ट रखा था और सैनिटरी पैड्स को टैक्सेबल रखा गया। तो गवर्नमेंट, आपको पता है फिर हमारे देश में नारी शक्ति वगैरह बहुत सारी स्ट्रांग होती है और उन्होंने आंदोलन निकाला कि लाइक व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट, कॉन्डम्स और सैनिटरी पैड, क्योंकि कॉन्डम्स को उन्होंने क्या कर दिया है एग्जम्प्ट और सैनिटरी पैड को क्या कर दिया टैक्सेबल। तो आंदोलन जब हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने सैनिटरी पैड्स को भी क्या कर दिया एकदम। दीज आर द एसेंशियल कमोडिटी। डोंट लुक एट मी कि आपने कभी कॉन्डम सुना नहीं था या सैनिटरी पैड कभी सुना नहीं था। सी दीज आर द थिंग, ग्राउंड रियलिटी है, हमें इसकी बात करनी पड़ेगी कि हाँ ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है, ये प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ने बैंगल्स को एग्जम्प्ट रखा था, क्यों? बैंगल को क्यों, चूड़ियों को क्यों एग्जम्प्ट रखना है? उसका आज तक मुझे लॉजिक नहीं समझा। उसको टैक्स कर देते। तो मुझे दो बातें यहां पे बतानी थी कि एग्जम जीएसटी भले लॉ बहुत सारी चीजें टैक्स करता है, लेकिन जीएसटी लॉ बहुत सारी चीजें एग्जाम भी करता है, जो एक कॉमन लोग यूज करते हैं। हम लोग जो जिन चीजों का कंजम्पशन करते हैं उसको हमें एग्जाम रखना पड़ता है, और एग्जाम्पशन का कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। मार्केट में आवाज उठती है, लोग आंदोलन करते हैं, लोग लेटर्स लिखते हैं मिनिस्ट्री को और फिर मिनिस्ट्री एग्जाम्पशन देती है। मिनिस्ट्री को जितना समझ रहा था उतना उन्होंने दे दिया। अब अगर लिस्ट चेंज होनी है तो लोगों को बोलना पड़ेगा। और मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि अगर आप आवाज उठाओगे, तो अगर आपको लगता है कि सच में वो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट होना चाहिए, इट वुड बी एग्जम्प्टेड, मिनिस्ट्री ले लेगी वो कॉल, लेकिन आप आवाज तो उठाओ। तो कुछ नारी शक्तियों ने, कुछ वो बोलते ना आंदोलन किया करके सैनिटरी पैड एज एग्जम्प्ट है, विच इज अप्रिशिएबल थिंग। तो दिस इज हाउ द होल जीएसटी वर्क्स। तो एग्जम्पशन मतलब क्या? एग्जम्पशन मतलब एक ऐसी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है कि लगे हुए जीएसटी की भी अपलिफ्ट कर सकती है, ऐसे गैप क्रिएट कर देती है। या आप हो, जीएसटी आपके ऊपर लगने वाला है, बीच में एक डॉक्यूमेंट उन्होंने डाल दिया जिसको नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट बोलते हैं, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू हो गया, अब जीएसटी आपको लगेगा नहीं। वो एक छत्र छाया है आपके सर के ऊपर। ऐसा नहीं कि परमानेंटली नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को लगा कि अभी ये ठीक है, अभी विड्रॉ करो, तो गवर्नमेंट कभी विड्रॉ, तब रोने का नहीं कि जीएसटी लग गया। जीएसटी पहले से ही लगा था आपके ऊपर। वो एक टाइम के लिए हमको क्या किया गया था, प्रोटेक्शन दिया गया था, एक एग्जम्पशन दिया गया था। तो लॉ में टैक्सेबल होता है वो प्रोडक्ट, एज पर लॉ वॉट एवर प्रोडक्ट आई सेड, सब कुछ टैक्सेबल है। लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वेजिटेबल्स एग्जम्प्ट रखो, फ्रूट्स एग्जम्प्ट रखो, मिल्क एंड कर्ड एग्जम्प्ट रखो, ऑटो रिक्शा एग्जम्प्ट रखो। जो एसटी से आप आते हो, रोज सर्विस ही है ना वो, महाराष्ट्र का एसटी से आते हो ना आप, जीएसटी कहाँ लेते हो लोग? जीएसटी नहीं लेते हैं। आप मुंबई में जाओ, एसी बस से जाओ तो, मेट्रो से जाओ तो जीएसटी ले लेते हैं, क्योंकि एसी में जो जा रहा है वो जीएसटी भर सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का अजम्पशन है। और नॉर्मल बस से आता है, उसको बेचारा गरीब ऐसे माना जाता है, और गरीब लोगों से जीएसटी नहीं लेना चाहिए, इस अजम्पशन पे उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जीएसटी नहीं है, देयर इज नो जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो कहां पे आपको अभी देखना पड़ेगा ना, हेलो, आपको जीएसटी बाय हार्ट नहीं करना है, आपको जीएसटी फील करना है, कहां लग रहा है, कितने रेट पे लग रहा है, कहां नहीं लग रहा है। आपको हर बार ये माइंड में आना चाहिए ना। अभी यू आर लिटरेट पीपल, you walk on the street and you will see GST everywhere, composition GST, regular, unregistered, ये प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी है, ये प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, इस होटल में खाना खाता है तो 12% लगता है, इस होटल में खाना खाता है तो 5% लगता है, इस होटल में खाना खाता है नहीं लगता। जोमेटो से अगर फूड मंगाऊंगा तो महंगा आता है, क्यों? क्योंकि जीएसटी लगता है, मैंडेटरी है। नॉर्मल दुकान में जाके फूड खाओगे तो शायद वो नॉन जीएसटी वाला आपको बिल देता होगा, क्योंकि उसके यहाँ पे 2-2 काउंटर होते, जादू करता है वो।
तो यू शुड नो कि जीएसटी क्या चलता है, ऑब्जर्व करना चालू करो। एंड एग्जम्पशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जीएसटी लॉ, जिसके वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट क्या हो चुके, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट ने, जैसे एजुकेशन, आपके एजुकेशन के ऊपर जीएसटी नहीं है। एजुकेशन मतलब स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट नोटिफाइड है, क्लासेस वाला नहीं, क्लासेस वाले के ऊपर जीएसटी लगता है। ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर कहाँ जीएसटी लेता है? डॉक्टर जीएसटी लेता है? कोई हॉस्पिटल ने आपसे जीएसटी लिया है कभी? नहीं। प्लास्टिक सर्जरी करने जाओगे तो, ब्यूटिफिकेशन करने जाओगे तो आपकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, 2 करोड़ डाल के सीधी करने जा रहे हो, अब लगेगा जीएसटी, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था, ये तो ब्यूटिफिकेशन करा के ले रहे हो आप। एक्सीडेंट हो गया, ये पूरा घिस गया, अब प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है, तो टैक्सेबल रखो कि एग्जेम्प्ट रखो? अरे एक्सीडेंट हो गया, पूरा घिस गया था, यहां पे चमड़ी नहीं थी, अभी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है, कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ रही है, अब एग्जेम्प्ट रखिए। आपको समझ रहे हैं, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको इमोशन बता रहा हूं। ब्यूटिफिकेशन टैक्सेबल होना चाहिए था, हेयर ट्रांसप्लांट टैक्सेबल, क्योंकि बिना बाल का भी अब ठीक ही चल रहा था, आपने बाल लगवाए, 50 लाख रुपया खर्चा किया आपने उसके ऊपर, अब भरो जीएसटी। किसी आग में चले गए, आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई और सब जल गया, और अब भी करना पड़ रहा है, तो एग्जाम। आपको समझ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? यू कैच द इमोशन, यू विल अंडरस्टैंड द होल एग्जम्पशन। हाँ, ऑब्वियसली इमोशन और एग्जम्पशन सेम नहीं होते, बट अगर मुझे क्या एग्जम्पशन है उसका लॉजिक बताना होगा तो आपको इमोशन डालने पड़ेंगे। सब पिज्जा खाना मेरी इमोशन है, अब एग्जाम नहीं है। हाँ, मतलब हर इमोशनल चीज एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती, लेकिन जो एग्जम्पशन है उसमें मैक्सिमम जगहों पे क्या मिलेगा आपको, कुछ देयर इज सम सेंस ऑफ इमोशन, देयर इज सम सेंस ऑफ लॉजिक। तो आपको एग्जम्पशन का बहुत बड़ा जो चैप्टर है वो याद नहीं रखना पड़ेगा इफ यू कैरी दिस कॉमन सेंस। ठीक है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से आता है। सर नोटिफिकेशन मतलब क्या? आपने राजा महाराजाओं के ज़माने में देखा होगा ना, एक ऐसा वो लेटर ओपन करके पढ़ते हैं ना, दैट इज नोटिफिकेशन। भारत का राजपत्र हिंदी में बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भारत का राजपत्र, इंग्लिश में उसको बोला जाता है ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। उसमें होता है, लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट होना चाहिए, पूरे एक्ट में, एक्ट के बाहर का डॉक्यूमेंट है वो, लेकिन उसकी पावर देखो कितनी है, पूरे लॉ को उठा देता है वो। तो एग्जम्पशन एक पेपर है और ये पूरा लॉ है, और यहाँ पे आप हो, ये पेपर क्या करता है समझ रहे हैं ना? आपके ऊपर लॉ लग गया था, ये पेपर बीच में आता है और आपको लॉ से बचाता है। आपको लॉ ज़रा भी नहीं लगता, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जम्प्टेड सप्लाई सर्विस 5 करोड़ का कर रहे हो बिजनेस, आप स्कूल हो, 5 करोड़ का बिजनेस है आपका, आपको जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जम्प्टेड हो। कोई जीएसटी भरने, जीएसटी का कोई भी लॉ आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप एग्जम्प्टेड हो, होली एग्जम्प्टेड। ठीक है, चलो आगे। तो एग्जम्पशन समझ में आया क्या करता है? सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए मैंने बाबा वो पूरा चार्ट पढ़ाया कि कैसे चलता है, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू बोलो होलसेलर, होलसेलर टू और रिटेलर टू कंज्यूमर। उसके कुछ सिचुएशंस बनते हैं, उसका भी अगेन लाइक इफ यू हैव टू डिस्कस वेरी कैजुअली, आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट, लेकिन आपको पता है ना 7 स्टेप मॉडल पे अभी आपको वो करना पड़ता है। आईटीसी के नियम कैसे हैं? सिचुएशन 1, एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, लॉ के बाद में बात करेंगे, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज, ठीक है, हेलो, ठीक है ना। तो सिचुएशन 1, यूजुअली जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये आपका बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, आरपी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, आरपी इंडस्ट्रीज मेरा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर हूँ मैं या ट्रेडर हूँ, जो भी है, आपको जैसा समझना है। तो अपने स्टेट में करूँगा कि स्टेट के बाहर करूँगा? स्टार्टिंग में ही स्टेट में करूँगा, मतलब मेरा इनपुट कहाँ से आएगा? ये मेरा इनपुट है और यहाँ से मेरा क्या जाएगा? इनपुट भी स्टेट में जाएगा और आउटपुट भी स्टेट में ही होगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको इंट्रा स्टेट आउटपुट है, ये इंट्रा स्टेट है मेरा, और मेरा आउटपुट भी क्या है? इंट्रा का मतलब क्या?
और इंटर का मतलब क्या, आउटसाइड द स्टेट। इंटरनेशनल मैच इसका मतलब क्या होता है, इंडिया का बाहर के देशों के साथ मैच है, उसको इंटरनेशनल बोलते हैं। इंट्रा मतलब विद इन, ओके। इंटर कॉलेज, एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज का। इंटर स्टेट, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से। समझ में आ रहा है? इंट्रा मतलब विद इन। तो इंट्रा स्टेट मैंने परचेस किया, इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है। मुझे आप बता दो ना, मुझे क्या क्रेडिट में क्या मिलेगा? मैं जीएसटी क्या भरकर आया रहूंगा, सीजीएसटी भरकर आया रहूंगा, और मुझे भरना भी क्या होगा, सीजीएसटी प्लस। अब क्रेडिट के रूल पूछूं, ये तो लॉ, यानी सिचुएशन समझ में आया। मैं अपने स्टेट में परचेस करता हूं, अपने स्टेट में सेल करता हूं। मुझे आपको लॉ पूछना था भाई, मुझे ये सब नहीं पूछना था। व्हाट इज द लॉ हियर? कौन सा यूज करो, ये वाला यूज करता हूं, ठीक है ना। व्हाट इज द लॉ हियर? कैन आई सेट ऑफ सीजीएसटी अगेंस्ट सीजीएसटी? मेरा आउटपुट लाइबिलिटी, ये मेरा आउटपुट लाइबिलिटी है और ये मेरी इनपुट का क्रेडिट है। ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटी है। मेरा सवाल क्या आपसे, क्या सीजीएसटी सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ होता है? यस। दूसरा, क्या एसजीएसटी एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ होगा? यस। लेकिन क्या क्रॉस हो सकता है? क्या सी के सामने एस और एस के सामने सी, ये सेट ऑफ हो सकता है क्या? नहीं, ये सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। या उल्टा सुल्टा आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा ही रखता हूं चुपचाप। सी एस के सामने सेट ऑफ नहीं होगा और एस सी के सामने सेट ऑफ नहीं होता। स्टेट का क्रेडिट सेंट्रल पे सेट ऑफ नहीं होता, सेंट्रल का क्रेडिट स्टेट के सामने सेट ऑफ नहीं होता। यहां तक क्लियर है? पक्का? पहला रूल आईटीसी का। जनरल रूल की बात कर रहा हूं, बाकी लॉ में लिखा है वो बाद में पढ़ाएगा। मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ बता रहा हूं आपको। सेकेंड सिचुएशन, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने क्या किया, मेरा इनपुट अभी भी कहां से है, इंट्रा ही है। मेरा इनपुट क्या है, लेकिन मेरा आउटपुट जो है ना वो इंटर चालू किया मैंने। इंटरस्टेट में बाहर बेचता हूं माल अभी, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलेगा। और मुझे देना क्या पड़ेगा गवर्नमेंट को, आईजीएसटी। अब सेट ऑफ के रूल समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे, पहला नियम क्या पूछने वाला हूं, क्या साहब सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के सामने मिलता है? बोलो ना, हाँ मिलता है। क्या साहब एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के सामने मिलता है? क्योंकि आईजीएसटी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मिलता है क्या? हाँ, ये दोनों मिलता है, ये पॉसिबल है। आईजीएसटी इज लाइक अ ग्लोबल रिसीवर, ग्लोबल डोनर। आईजीएसटी कुछ भी लेता है और आईजीएसटी किसी के सामने भी सेट ऑफ होता है। आईजीएसटी के पास बिल्कुल भी ईगो एटीट्यूड नहीं है। ये सी और एस वाले बहुत नाटक करते हैं, चल मैं तेरे घर में नहीं आएगा, तू मेरे घर में मत आ, ठीक है ना। मैं सी के घर में जाएगा, मैं एस के घर में जाएगा। अगर बाहर जाना भी होगा तो मैं आई के पास जाएगा, तेरे पास नहीं आएगा। सी और एस दोनों एक साथ नहीं चलते कभी। क्लियर है? हाँ, चलो आगे। अब दूसरा एक सिचुएशन बनता है। और क्या सिचुएशन बन सकता है? सर आप परचेस बाहर से करते हो, मैं गुजरात से साड़ी लाके महाराष्ट्र में बेच रहा है, तो मैं परचेस कहां से कर रहा है, इंटर, और सेल कहां पे कर रहा हूं, इंट्रा। तो मेरी लाइबिलिटी क्या बनेगी, मेरी लाइबिलिटी यहां पे आईटीसी क्या बनेगा मेरा, आईजीएसटी। लेकिन मुझे भरना क्या है, सीजीएसटी प्लस। अब मेरा सवाल क्या है, क्या आईजीएसटी सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ होता है? हाँ होता है। दूसरा, क्या एसजीएसटी, नहीं सॉरी, गलत, सॉरी ज़्यादा गुस्सा नहीं करने का, मैं प्रिंसिपल है पहले बता रहा है। आईजीएसटी किसके सामने सेट ऑफ होता है, एसजीएसटी के सामने भी सेट ऑफ होता है। आप उल्टा, यहाँ पे उल्टा था, ठीक है ना। यहाँ पे सी और एस आई के सामने सेट ऑफ हुआ, यहाँ पे आई सी और एस के सामने सेट ऑफ हुआ। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे। कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछने का, हेलो। कपिल जी राम राम बता रहे, राम राम जी। कपिल प्रधान करके कोई तो बात करें हमसे।
4th, चलो आगे। मैं गुजरात से माल लेके केरल में सप्लाई करता है, मैं महाराष्ट्र में, गुजरात से माल लिया और कर्नाटक आया, केरल में सप्लाई किया, समझ में आ रहा है। जी से परचेस एम ने किया, एम ने के को सेल किया, अलग अलग स्टेट है तीनों, तो मेरा परचेस भी क्या है, इंटर है, और मेरा सेल भी क्या है, इंटर है। तो क्या लाइबिलिटी जनरेट होगी यहाँ पे, पहले आईटीसी कौन सा जनरेट होगा, आईजीएसटी का, और क्रेडिट सॉरी लाइबिलिटी कौन सी आएगी। सवाल एकदम सिंपल, क्या आईजीएसटी आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ होगा, ऑब्वियसली ना, आईजीएसटी आईजीएसटी के सामने तो सेट ऑफ होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 4 बेसिक सिचुएशन तो समझ में आया है क्या। मैंने कौन से 4 सिचुएशन लिए, इंट्रा परचेस इंट्रा सेल, मतलब स्टेट के बाहर धंधा नहीं कर रहा हो तो उसको सीजीएसटी एचजीएसटी का क्रेडिट हमेशा मिलेगा, उसकी लाइबिलिटी भी हमेशा क्या बनेगी, सीजीएसटी एचजीएसटी। सी के सामने सी सेट ऑफ होता है, एस के सामने एस, एस का क्रेडिट सी के सामने सेट ऑफ नहीं होता। क्लाइंट को समझाना पड़ेगा ना आपको कभी ना कभी, नहीं तो क्लाइंट बोलेगा एस का इतना सारा क्रेडिट पड़ा है, एस का सी के सामने मारो, नहीं होता, ब्लॉक होता है वो, नहीं कर सकते आप सेट ऑफ। ओके, क्लियर है। आई का परचेस आई का सेल, मतलब आईजीएसटी इंटरस्टेट परचेस इंटरस्टेट सेल, बहुत सिंपल है। तो आई का क्रेडिट मिला, लाइबिलिटी भी किसकी है, आई की, तो आई के सामने सेटअप होगा। अब सिचुएशन बदल दो, सर आई का परचेस सी और एस का सेल, तो आई सी और एस के सामने सेटअप होता है, हाँ होता है, आई सी और एस के सामने, दोनों के सामने सेटअप होता है। सर इंट्रा परचेस इंटर का सेल, तो क्रेडिट सी और एस का मिलेगा और लाइबिलिटी आई की आएगी, तो सी और एस आई के सामने सेटअप होता है सर, हाँ होता है, कोई बात नहीं है। अब थोड़ी एडवांस सिचुएशन, ये 4 बेसिक सिचुएशन है, थोड़ा हल्का सा लॉजिकल सिचुएशन, अगेन लॉजिकली बात करें, लॉ की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। ये फैक्ट्री है या ये हॉस्पिटल है, ये क्या है, हॉस्पिटल है, और ये जो सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल या स्कूल, आपको जो समझ में आता है, या तो आप हॉस्पिटल में गए रहोगे ज़िंदगी में कभी ना कभी, या आप स्कूल में गए रहोगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ ठीक है ना, कि आप गए थे स्कूल में, तो आपने एग्जेम्प्ट सर्विस को एंजॉय किया है, मतलब वहाँ पे आपने जीएसटी नहीं भरा, यहाँ पे जीएसटी ही नहीं है, नो जीएसटी ना। आईसी की क्या बात करूँ, देयर इज एग्जेम्प्ट बोला ना, एग्जेम्प्ट का मतलब ही क्या है, जीएसटी नहीं है। लेकिन क्या हॉस्पिटल ने इनपुट लिए होंगे, क्या हॉस्पिटल ने एसी लिया होगा, हॉस्पिटल स्कूल ने एसी लिया होगा, फर्नीचर लिया होगा, कंप्यूटर लिया होगा, इनका सीए होगा, इनका इंटरनेट होगा, अरे इन्होंने बहुत सारे ऐसे आइटम लिए होंगे जिसके ऊपर इन्होंने क्या भरा है, जीएसटी भरा है। मैं नहीं बोल सकता मैं एसी वाला हूं, मैं ये नहीं बोल सकता मैं हॉस्पिटल को एसी बेच रहा हूं तो मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा। ये भाई तू एसी बेच रहा है, तेरा हॉस्पिटल नहीं है, तेरे को टैक्सेबल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं हॉस्पिटल का ऑडिट कर रहा हूं, मुझे जीएसटी लगेगा। उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो उनका प्रॉब्लम है ना। तो भैया ये बहुत सारे इनपुट लेंगे, मुझे बताओ ये जो जीएसटी के बहुत सारे इनपुट ये लेंगे, इसका क्रेडिट इनको देना चाहिए क्या, आईटीसी मिलना चाहिए क्या, आईटीसी लेके क्या करोगे। मैं आपको 300 रुपए का डोमिनोज का पिज्जा का कूपन देने वाला हूं, आज जाओ डोमिनोज का पिज्जा खा लो, है आपकी सिटी में डोमिनोज, तो क्या करोगे, आज लास्ट डेट है उसकी। अरे सर ऐसा कूपन दो जो किधर, तो इसको जीएसटी का क्रेडिट क्यों दूं, किधर यूज होने वाला है, क्रेडिट लेके। अरे क्रेडिट तो किसके सामने सेट ऑफ करोगे, जीएसटी लाइबिलिटी के सामने ना। इसकी जिंदगी में कभी लाइबिलिटी आने वाली है क्या। अरे भाई आप एग्जम्प्टेड हो, आपको तो क्रेडिट का क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसको आईटीसी मिलता भी नहीं, नो आईटीसी, भरा इसने टैक्स, लेकिन इसके लिए जीएसटी कॉस्ट है। क्या है जीएसटी, एक हमारे लिए क्या था, 100 रुपीज़ का हमने आइटम लिया, 18 रुपीज़ का जीएसटी भरा, तो हमारे लिए 18 रुपीज़ आईटीसी मिलता है, 100 रुपीज़ कॉस्ट है। हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट ही कितना है, 118, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी क्रेडिट। क्यों नहीं, अरे भैया आपको क्रेडिट क्या करोगे, कॉमन कैसा फालतू सवाल पूछ रहे हो, क्रेडिट चाहिए क्या करोगे वो तो बताओ ना। वो तो रिकॉर्डेड लाइन है करके, मैं बाकी का नहीं पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं और अच्छे लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूं।
कि जीएसटी क्रेडिट कहाँ रखोगे। हाँ, समझदार हो, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। या आपने जो सेल किया या आउटसाइड इंडिया किया, कहां पे किया, इसको ही हम एक्सपोर्ट भी बोलते हैं ना। एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है क्या, मैंने कल ही बताया था आपको, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो यहां पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन इसका नाम अलग है, इसका नाम है जीरो रेटेड सप्लाई। इसका नाम क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट को हम लॉ में क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन गवर्नमेंट, अच्छा इन्होंने भी बहुत सारे इनपुट लिए होंगे ना, रॉ मटेरियल यहाँ का, मशीनरी यहाँ का, कंप्यूटर यहाँ का, सीए यहाँ का, तो यहाँ पे इनपुट बहुत सारे आए रहेंगे, तो इनको बहुत सारे क्या मिले रहेंगे, बोलो ना, जीएसटी इन्होंने भरा होगा ना दुनिया भर का। यहाँ पे आईसीएस तीनों जीएसटी भरा होगा इन्होंने, आईजीएसटी भी भरा होगा, सीजीएसटी भी भरा होगा और एसजीएसटी भी भरा होगा। इस सब का क्या मिलता है इनको, आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, क्योंकि ये लोग एक्सपोर्टर है। सर ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा है ना, इसके साथ कंपेयर करोगे तो इसके आउटपुट पे टैक्स नहीं है और इसको इनपुट का क्रेडिट क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये एक्सपोर्टर है। इंडिया में एक्सपोर्टर की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि एक तो ये फॉरेन करेंसी इंडिया में लाते हैं, एक पॉइंट क्या है, ये लोग फॉरेन करेंसी इंडिया में लाते हैं, ये इंडिया का जीडीपी बढ़ाने में हमें हेल्प करते हैं, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इंडिया का कंजम्पशन सैचुरेट हो चुका है। उनको पता है कि मैं इंडिया में माल बेचूंगा तो ख़त्म नहीं होगा मेरा माल, तो दे आर एक्सपोर्टिंग टू द फॉरेन कस्टमर्स। आप बोलोगे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अरे भाई जिस देश में कपड़े नहीं हैं उस देश को कपड़ा दे रहे, जिस देश में मेडिसिन नहीं है उस देश को मेडिसिन दे रहे, तो एक्सपोर्टर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, वो बाय कर रहे क्योंकि उनके पास नहीं होगा ना वो आइटम, आप लोगों के पास एक्सेस में है। तो ऐसा मत समझो कि जो देश इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर कुछ गलत हो रहा है उनके साथ। हम गाड़ियां इंपोर्ट करते क्योंकि हमारे पास नहीं था मैन्युफैक्चरिंग का टेक्नोलॉजी, भाई वो तो टाटा जे करके अभी इंडिया में टेक्नोलॉजी आई गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की। अभी भी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, हमें नहीं पता हो कैसे बनती, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, जैसे हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वैसे लार्जेस्ट हमारा दोनों ओपन है। तो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट सस्ते होने चाहिए कि महंगे होने चाहिए, बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद फिलीपींस, यू आर कंपीटिंग विद चाइना, यू आर कंपीटिंग विद जापान, तो सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए। और आपको पता है ना इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से गुड्स क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो मैं अगर इनको क्रेडिट, एक तो मैंने सस्ता करने के लिए इसके आउटपुट के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया, तो एक तो उस तरीके से सस्ता हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको आईटीसी नहीं देता तो इसका इनपुट महंगा हो जाता, ठीक है ना, हमने इसका इनपुट भी सस्ता रखना है इसलिए इसको क्रेडिट अलाउ किया। लॉजिक क्लियर है क्यों हमने एक्सपोर्टर को ऐसा करके रखा, पक्का, ठीक है। तो सर अभी आप वही सवाल मुझे भी पूछोगे ना, थोड़े टाइम पहले जो मैं पूछ रहा था, जीएसटी कहाँ रखोगे, आईटीसी सेटअप तो होने वाला है नहीं। तो ये जो आईटीसी इसने लिया है ना साहब, इसको क्या मिलता है, रिफंड मिलता है, रिफंड। तो देयर इज अ रिफंड का प्रोविजन, देयर इज अ रिफंड का चैप्टर, मतलब गवर्नमेंट आपने जो इनपुट के ऊपर टैक्स भरा है उसका पैसा, आपको पैसा, गवर्नमेंट से पैसा, शेर के मुंह में से मांस निकालने जैसा बात है वो, कि गवर्नमेंट ने चबाना चालू किया वो पैसा, तुम अभी मुंह में हाथ डाल के निकाल रहे हो कि नहीं हमारा है, ऐसा है वो। लेकिन देयर आर पीपल, देयर आर कस्टमर्स जिनको रिफंड हम लोगों ने भी दिलाया हुआ है, एंड रिफंड में आपको कस्टमर पैसे देता है, आपका मतलब प्रोफेशनल फी भी रिफंड के चैप्टर में ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि उनको पता है इतना आसानी से गवर्नमेंट रिफंड नहीं देती, देयर आर सम लिटिगेशंस इन्वॉल्व। पहले ज़माने में सेटिंग बीटिंग भी हुआ करती थी, अभी थैंक गॉड कि वो उन्होंने सब ऑटोमेट कर दिया है, तो अभी सेटिंग का ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका ढंग का है तो आपका हो सकता है अप्रूव, हाँ, लेकिन कभी कभी ऑफिसर इंक्वायरी के लिए पूछता है, डॉक्यूमेंट वगैरह क्रॉस चेक करने के लिए आपको बुला सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेटिंग लगाने के लिए बुलाए, जेन्यूनली वो सवाल पूछ सकता है, आप जेन्यूनली पेपर दिखा दो। तो रिफंड का एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे रिफंड मिलता है। तो एक्सपोर्ट अच्छा है कि नहीं, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई वी आर स्टार्टिंग भारतम।
वी विल बी एक्सपोर्ट हाउस, ठीक है। सेवन, ये मुंबई है, मुंबई ये दोनों। और मुंबई में एक एरिया है सेज, ठीक है ना। आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ से माल सप्लाई हो रहा है सेज को। ट्रक भी बना देता हूँ, ये बहुत बड़ा ट्रक है, अज्यूम करो ये ट्रक है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री से माल निकला है और कहाँ पे जा रहा है, सेज में जा रहा है। मेरे को आपको क्या पूछना है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है। दोनों मुंबई में ही है। सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये यूजुअली एयरपोर्ट या पोर्ट के आजू बाजू में होता है, एयरपोर्ट या, क्योंकि यहां से क्या होता है ना, यहां से आगे एक्सपोर्ट होने वाला है। ये जो सेज यूनिट है ना, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट ने, आपका एमआईडीसी समझ में आता है आपको, एमआईडीसी जैसा है ना वैसे ही एरिया रहता है, गवर्नमेंट का नोटिफाइड एरिया रहता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देता है। इनकम टैक्स में आपको थोड़ा ज़्यादा समझाएगा वो क्या बेनिफिट होता है, लेकिन मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ कि सेज करके कुछ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके कुछ है, मुंबई में ही है, मुंबई में ही है, आपकी फैक्ट्री भी मुंबई में ही है। 2 घंटा भी नहीं लगता आपको वहाँ से वहाँ माल पहुँचाने के लिए। सेज में गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज बना के लगती है, क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है। मेरा पूछना है कि आपको कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है कि इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है। मुंबई के मुंबई में फैक्ट्री है। अरे लॉजिकली बताओ ना, पहले ऐसे क्या कर रहे हो, इतना क्या देख रहे हो। अरे मुंबई के बाहर गाड़ी गई नहीं है, मैं महाराष्ट्र की भी बात नहीं कर रहा। इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट आपको लगता है ना, इसको डीम्ड इंटर स्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाँ आपके लिए मैं लिख रहा हूँ डीम्ड इंटर स्टेट। वैसे डीम नहीं करते, लॉ में डिफाइन करके रखा है, लॉ में डिफाइन किया है कि ये इंटर स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट नहीं है। आपका मुंबई का रेगुलर फैक्ट्री का और सेज का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। होता कैसे है ना, गवर्नमेंट सेज को ना अलग देश मान के चलता है। गवर्नमेंट से है ये कहाँ पे, ये मुंबई में ही है, लेकिन गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट लॉ लगाने के टाइम पे इसको फॉरेन टेरिटरी मान के चलता है, क्योंकि इंडिया के नॉर्मल लॉ वहाँ पे नहीं लगने चाहिए। उनको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, अगर उनको बेनिफिट देना है तो उनको कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना। उसका नाम ही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन के पीछे एक वर्ड लगा है, स्पेशल है वो, तो वहाँ पे इंडिया का नॉर्मल लॉ नहीं लगता। तो भले वो दोनों मुंबई में हैं, दोनों आप ही के शहर में हैं, फिर भी इसको क्या इसका रजिस्ट्रेशन अलग, इसका रजिस्ट्रेशन अलग। समझ में आ रहा है आपको। भले एक ही, अभी मैंने क्या बोला, स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन चल जाता है, लेकिन यहाँ पे सेज का रजिस्ट्रेशन अलग, आपका रजिस्ट्रेशन अलग। और आपने फैक्ट्री को, सेज की फैक्ट्री को सेल किया, इसको भी जीरो रेटेड सप्लाई ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ। इसका भी नियम क्या होगा अभी, नमस्कारम, इसको भी जीरो रेटेड सप्लाई ही बोलते हैं। समझा आपको। तो जीरो रेटेड सप्लाई का नियम क्या था, आपके आउटपुट के ऊपर जीएसटी लगता है क्या, आपके आउटपुट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन आपको आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा क्या, हाँ। और उसके बाद आप उसका क्या क्लेम कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। ऐसे में बहुत सारे सिचुएशन बना के आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको मोटा मोटी समझ में आया कि आईटीसी का गेम कैसे चलता है, ठीक है ना। तो आईटीसी का 7 स्टेप लॉ क्या है, थोड़ा लॉ की बात कर लेते, क्योंकि आप लोग अभी काम करना चालू रखे हो तो यहाँ पर कर लेते। दिस इज द राइट प्लेस। व्हाट इज द नियम ऑफ आईटीसी सेट ऑफ। स्टेप नंबर 1 पे क्या होता है, 7 स्टेप मॉडल में आईटीसी सेट ऑफ होता है। आपके पास आई जीएसटी का क्रेडिट होगा, मैं पूरा जीएसटी नहीं लिखता, एक एक वर्ड लिखता हूँ। आई का क्रेडिट अगर होगा तो किसके सामने पहले सेट ऑफ करना है, ये आपका क्या है, यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ, ये आपका आईटीसी है और ये आपकी जीएसटी लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है, आई की लाइबिलिटी है, आई का क्रेडिट है। तो पहले क्या करोगे आप,
आई के सामने सेट, चॉइस नहीं है आपके पास। सर पहले सी एस के सामने, अरे भाई नहीं कर सकता भाई, पहला आई के सामने ही सेट ऑफ होगा, फिर सेकेंड आई सी के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, और आई, सर पहला सी की पहला एस, मैंने पहला सी एरो बनाया करके पहला सी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पे हमें लिखना होता है एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। मैंने क्या बोला? एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर मतलब सर पहला आई एस के सामने यूज करना चाहता, कर ले। एनी प्रपोर्शन, सर एनी प्रपोर्शन मतलब ये 50-50 करना जरूरी है क्या, कि 50% सी और 50% एस? नहीं, आप 70% सी में यूज कर सकते हो, 30% एस में कर सकते हो। यहां तक कि आप 100% सी में यूज कर सकते हो और 0%। मैंने नहीं बोला कि दोनों में यूज होना है, आपकी चॉइस है। IGST एक ऐसा क्रेडिट है जो सी को भी नलीफाई कर सकता है, एस को भी नलीफाई कर सकता है। अब आप ज्ञानी लोग मुझे बताओ ना, कहां पे यूटिलाइज करोगे फिर? जब आई सी के सामने भी जा सकता है और एस के सामने भी जा सकता है, तो किसके सामने आप सेट ऑफ करोगे? दोनों के सामने करोगे, सी के सामने करो। अरे करने के लिए कुछ भी कर, एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन, ये कहां पे होगा उसके लिए आपको अगला क्रेडिट देखना पड़ेगा ना, नालायक लोग। हेलो, आपका सी का लाइबिलिटी और आपके पास सी का क्रेडिट बहुत पड़ा है, तो सी के सामने क्यों करोगे? आपके पास एस का क्रेडिट कम है, नीचे दिख रहा है आपको, नीचे वाले कॉलम में दिखता है आपको एस का क्रेडिट कम है और एस की लाइबिलिटी ज्यादा है, तो आई कहां पे यूज होना चाहिए फिर? एस के सामने। नहीं तो क्या होगा इसी सिचुएशन में? क्या होगा कि आपने आई सी के सामने यूज कर लिया और एस बचा नहीं, और सी का क्रेडिट आप एस के सामने यूज नहीं, सी का क्रेडिट एस के सामने नहीं यूज कर सकते ना, तो पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ता है। ये पत्ते जैसा अरे हम ऊनो नहीं खेलते क्या? बाजू वाले के पास +4 है, +4 है, मैं पकड़ के रखता हूं, पत्ते जैसा ही गेम है ना ये, थोड़ा ब्रेन यूज करना है। हेलो, सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर बताएगा आपको, लेकिन ये यूज करने का थोड़ा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्लियर है? थर्ड स्टेप पे चेक करेंगे, ये चेक स्टेप है। कौन सा स्टेप है? हाँ, ये स्टेप नहीं है, ये चेक स्टेप है। चेक करो। क्या चेक करो? कि IGST जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जॉस्ट, पूरा एग्जॉस्टेड होना चाहिए। IGST बचना नहीं चाहिए। मतलब जब तक IGST का क्रेडिट है तब तक आप खाली आई का ही क्रेडिट यूज करोगे। इस लाइक मम्मी ने बोला है कि बेटा पहले पुराने डब्बे का अचार खत्म कर, फिर नया डब्बा खोल। नया डब्बा घर में आया करके नया नहीं खोलने का। आपको अगर एप्पल खाने का मन कर रहा है, 3 एप्पल सामने है, 3 एप्पल का एक पीस खाओगे? अरे पहले एक खत्म करो ना, समझा आपको? तो दैट इज चेक कंडीशन। IGST का पहले क्रेडिट खत्म हो जाना चाहिए। आगे जाओ। 4 स्टेट। 4 पे क्या होता है? किसको अभी टच करूं? आई का डब्बा खत्म हो गया, अब सी को ओपन करते हैं। सी किसके सामने सेटअप होता है? ऑब्वियसली, तो सी का क्रेडिट है और सी का लाइबिलिटी, तो पहला सी के सामने सेट ऑफ करो। नहीं सर, पहला सी आई के सामने सेट ऑफ करता हूं। अलाउड होता है लेकिन अलाउड नहीं है, वो पॉसिबल है। सी आई के सामने सेट ऑफ होता है लेकिन पहला सी के सामने सेट ऑफ होगा। अरे तुम्हारे जात में अच्छा लड़का है तो बाहर की जात वाले से क्यों शादी कर रहे हो? ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है। बाहर के जात वाले के पास कभी जाने का? जब अपने जात में अच्छा लड़का नहीं है। तो सी के सामने सी हो चुका है, अभी फिर भी सी बचा है, तो सी क्या करूं? आई के सामने करो सेट ऑफ। अभी भी सी बचा है, अब क्या करूं? अब कुछ नहीं कर सकते, अब बैठे रहो, क्योंकि सी के 2 ही ऑप्शन है। सी या तो सी के सामने सेट ऑफ होगा या तो नहीं, सी के सामने ही होगा। और अगर बच गया सी तो आई के सामने हो सकता है, अगर आई की लाइबिलिटी है तो। सो सी एस के सामने करूं, वो तो बहुत पहले से बता रहा हूं, सी और एस साथ में नहीं चलते कभी। क्लियर है? अब यहां पे क्या चेक करोगे? फिर से एक चेक आ गया यहां पे। सी खत्म हो गया क्या देखना है ना? सी खत्म हो गया क्या देखना है? सी मतलब ये अगर आई भी है और ये सी भी है, दोनों है आपके पास,
आई भी और आप बोल रहे हो एस करना चाहता हूं मैं आई के सामने सेट ऑफ, मिलेगा क्या? नहीं। अरे ये दोनों है, बचे हुए हैं। आपके पास सी का क्रेडिट है, आप बोल रहे लेकिन मुझे सी का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना है, मैं नहीं चाहता आई के सामने सेट ऑफ करना। नीचे 2 स्टेप और आने वाले हैं ना। लॉ ने चॉइस नहीं दिया आपको, ये स्टेप नंबर 5 है, इसको क्रॉस करके स्टेप नंबर 6 पे जाना होता है। मतलब सी है और आई का लाइबिलिटी है, तो क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ करना पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस। ये आर्ग्यूमेंटल है, लेकिन ये ऐसा ही है। यू मे नॉट अग्री टू इट, करके देखो क्या होता है, काम करके देखो, ठीक है ना। ये लॉ है, स्टेप नंबर 5 है वो। स्टेप समझता है ना। बिल्डिंग के ऊपर जाने का रहेगा तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 8 पे जाएगा, स्टेप से जाओगे ना। अब 6 एस बचाना, भी एस का डब्बा ओपन हो रहा है। एस किसके सामने पहले सेट ऑफ होगा? एस के सामने सेट ऑफ होगा, और फिर भी एस बच गया, एस का क्रेडिट बच गया। अब किसके सामने सेट ऑफ होगा? एस आई के सामने सेट ऑफ होगा। तो आपको ये दोनों को मैं कंपेयर करने बोल रहा हूं। आप लोग ज्ञानी लोग हो, अरे यार ये कैसे हो रहा है ये दोनों को कंपेयर करो ना यार। स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 7 ये सेम ही है ना। देखो ना, सी आई के सामने भी जा सकता है और एस आई के सामने भी जा सकता है। क्या मेरे पास चॉइस है इसको स्किप करके इसको फॉलो करूं? मैं वो पूछ रहा हूं आपको। डू आई हैव चॉइस कि सी कैरी फॉरवर्ड करना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है अगले महीने मुझे सी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर सी भी है और आई भी और एस भी और आई भी है, तो पहले क्या करोगे? आपके पास बाकी सारी सिचुएशन छोड़ दो, पहले नॉर्मल वाला समझो। नॉर्मल वाला क्या है? पहले आई के सामने क्या सेटअप करोगे? फिर आई बचा है, अब आई किसके सामने सेटअप करोगे? सी के सामने या एस के सामने। सर पहला कौन सा? ऐसा पहला दूसरा कुछ नहीं, एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। मतलब खाली आई यूज करने के टाइम पे आपको दिमाग यूज करना है। खाली आई यूज करने के लिए ब्रेन यूज करना है। वो भी कब? आई के सामने जब सी और एस दोनों है तब। आई दोनों है तो दिमाग क्यों यूज कर रहे हो? तो सेट ऑफ तो करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास। आई का क्रेडिट आई के सामने ही सेट ऑफ होगा। क्लियर है? यू डोंट हैव चॉइस। सर मुझे आई सी के सामने सेट ऑफ कर, अरे नहीं कर सकता। ओके वो बता रहा था मैं। यू कैन नॉट ओवर राइड द स्टेप। सर स्टेप 2 को 1 बना दूं, आपका नाम निर्मला सीतारमन है, हाँ, तो नहीं कर सकते ना। फिर आई के सामने, दूसरा आई सी के सामने है, एस के सामने एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। तीसरा चेक स्टेप। चेक क्या करने का? आई एग्जॉस्ट हो चुका है, आई का क्रेडिट है ही नहीं अभी कौन सा क्रेडिट उठाने का? फिर सी का ही उठाने का, अभी एस का नहीं उठाने का। सी का क्रेडिट सी के सामने, सर फिर भी सी का क्रेडिट बचा है। अब सी आई के सामने करना ही पड़ेगा, सी आई के सामने करना ही, चॉइस नहीं है। फिर भी बचा तो कैरी फॉरवर्ड। अब किसका? एस का। एस किसके सामने? और फिर एस किसके सामने? आई के सामने। दिस इज अ 7 स्टेप मॉडल ऑफ आईटीसी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे जा रहा है, मेरे पास है अभी थोड़ा टाइम और है। चलो आगे, डाउट है तो पूछो। किसी ने पूछा ऑनलाइन? जानवी पूछ रही इंटरस्टेट सप्लाई। ओके जानवी, थैंक यू। आई गेस आपने सेज का आंसर दिया था। चले आगे, पक्का? तो इसको आईटीसी का लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं जनरल नॉलेज से नहीं पढ़ा सकता ये सब। मेरे हाथ और पांव दोनों बांधे गए हैं। आईटीसी पढ़ाने के लिए मेरे को कम से कम 12 घंटे लगेंगे भाई। इट्स अ 12 आवर का डिस्कशन, दैट टू इफ यू गाइज कोऑपरेट। अगर आप नहीं करोगे, आपके चेहरे पे ऐसा नहीं दिखेगा मुझे कि आपको समझा है, तो 16 घंटे भी हो सकते हैं। आई कैन रीड योर फेस, यू नो। मेरे को गाली कोई नहीं दे रहा है ना अभी? हाँ, दे के दिखाओ सालों, बच्चे तुम्हारे नंगे पैदा होने वाले हैं।
एकदम बेसिक सा इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। एक ए ने बी को सप्लाई किया है विद इन द स्टेट, तो कैसे दिखता है बिल, कैसे दिखता है यहाँ पे, ये वैल्यू है 10,000 रुपीज़, CGST 9%, HGST 9%, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी 11,000। बहुत आसान है, हेलो पक्का ना, कर लेंगे ना ये चीज़। फिर उसने वैल्यू एडिशन किया, बी ने सी को सप्लाई करने के टाइम पे 20% का वैल्यू एडिशन किया, मतलब मार्जिन ऐड किया अपना, ठीक है। तो 10,000 का 12,000 करेगा, 10,000 पे उसने लिया था, 20% प्रॉफिट ऐड कर रहा है तो 12,000 हो गया। अब वो सेल करने जा रहा है, तो फिर से सेल करने के टाइम पे क्या करेगा, 9% CGST 9% HGST लेगा, तो 1080 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? 12,000 का 9% कितना आता है 1080। अब इसको भरना कितना है गवर्नमेंट को, बी कितना, हाउ मच ही इज पेएबल 1080, लेकिन उसके पास क्रेडिट है कि नहीं है 900 का, तो उसके पास कौन सा, ये पहला सिचुएशन है आपका, इसने परचेज भी इंट्रा में किया है, सेल भी इंट्रा में किया है। तो मुझे बताओ क्या सी के सामने सी सेट ऑफ होगा, हेलो, क्या एस के सामने एस सेट ऑफ होगा? तो क्या पूरा भरना ज़रूरी है मुझे, 1080 भरूंगा कि 900 का पहले क्रेडिट माइनस करूंगा? क्रेडिट माइनस करूंगा, तो मेरा लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऐसे दिखेगा, CGST पेएबल 1080 लेस ITC ऑफ CGST। सर आपने स्टेप 1 2 3 क्यों नहीं फॉलो किया? आय का क्रेडिट है क्या? है नहीं ना, तो डायरेक्टली कौन सा स्टेप आ गया, 4 आ गया ना। सी के सामने क्या माइनस हो रहा है, सी, फिर सी के सामने आय होगा, लेकिन आय का तो लाइबिलिटी आया ही नहीं। अब स्टेप नंबर 6 क्या होगा, फिर एस के सामने एस। समझ में आ रहा आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो ये 1080 900 चला गया, तो मुझे 180 पे करना पड़ा। 180 निकालने का और एक तरीका था, 2000 का ही वैल्यू एडिशन ऐड किया है ना आपने, 2000 का 9% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 180, क्योंकि GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला पैसा, पहले वाले सप्लायर ने 900 रुपया दिया था और दूसरे वाले ने 180, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला 1080, स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना मिला 10, लेकिन दो अलग अलग लोगों ने दिया, इसलिए GST इज अ मल्टी स्टेट और मल्टी लेवी, मल्टी पॉइंट लेवी। समझ में आ रहा है? मल्टी पॉइंट लेवी कल पढ़ाया था मैंने। कंज्यूमर ने एक्चुअली पैसा कितना दिया था 10, और दोनों स्टेट के पास, दोनों गवर्नमेंट के पास अपना अपना 1080 पहुंच गया है, लेकिन अलग अलग हाथों से गया है। कुछ 900 रुपया ए ने दिया था और 180 बी ने दिया था। क्लियर है? तो ऐसा उन्होंने बताया। इंटरस्टेट सप्लाई है यहाँ पे, अभी उन्होंने, अभी इंटरस्टेट सप्लाई में कैसे होगा बताइए, 10,000 का उसने इनपुट परचेस किया, पहला सप्लाई 10,000 का हुआ, तो इसका इनपुट है वो, तो इसको 900 का क्या मिला होगा, क्रेडिट। इनपुट इंट्रा है, सप्लाई इंटर करने वाला है, सप्लाई इंटर करेगा तो 20% ऐड करके करने वाला है। यहाँ पे देखो, ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, मतलब महाराष्ट्र गुजरात पकड़ लो, ठीक है, तो उसमें वैल्यू एडिशन 20% कर रहा है, तो 10,000 का 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। अब क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो क्या लगाओगे, लाइबिलिटी किसकी बनेगी, IGST की बनेगी ना, लाइबिलिटी किसकी बनेगी, IGST की बनेगी। तो सवाल क्या उठेगा, आपके पास क्रेडिट किसका है, CGST और HGST का है, तो सवाल क्या है आपके मन में, क्या C I के सामने सेट ऑफ होता है, क्या S I के सामने सेट ऑफ होता है, होता है। तो इसका लाइबिलिटी कितना आया, इसका लाइबिलिटी 2160 आया, डायरेक्टली 18% IGST लगाया, ये बिल दिख रहा है इसका, ये बिल है, ये आउटपुट लाइबिलिटी है। अब इसकी लाइबिलिटी स्टेटमेंट देखो कैसा दिख रहा है, इसका 2160, इसको भरना था, लेकिन इसके पास क्रेडिट किसका था, C का और S का, तो I के सामने C और S दोनों सेट ऑफ होते हैं, और उसके बाद उसको कितना भरना पड़ रहा है 360, ये इसने गवर्नमेंट को पे किया कैश लेजर के थ्रू। क्लियर है? अब इसके पास क्रेडिट किसका आया, IGST का, कितना क्रेडिट आया इसके, ये इसका इनवॉइस है ना, क्रेडिट यहाँ से पता चलता है, इनवॉइस में से पता चलता है। इसके पास क्रेडिट किसका है, IGST का, कितना 2160। इसने आगे सप्लाई अपने खुद के स्टेट में किया 20% ऐड करके, तो 12,000 का 20% ऐड करोगे तो कितना बनेगा 14,400, ये उसने अपने खुद के स्टेट में किया, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है। इंट्रा स्टेट सप्लाई किया तो लाइबिलिटी कौन सी जनरेट होगी, CGST और HGST, तो 1296 उसके स्टेट में लाइबिलिटी जनरेट हुई है। समझ में आ रहा है आपको, उसके स्टेट में, मतलब C और S की लाइबिलिटी, और इसके पास क्रेडिट किसका है, I का। क्या सवाल क्या उठ रहा है आपके माइंड में, क्या I अभी
सी और एस के सामने माइनस होगा, पहले आई के सामने माइनस होता है, इसका आई का कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, अब आई सी और एस के सामने माइनस होगा, तो कैसे माइनस करूं? 50-50 कैसे करना चाहिए? इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रपोर्शन, आपके पास पूरा चॉइस है, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। देयर इज नो, यहां पे सब लोग सारे बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, सारे आंसर राइट है। कोई बोलेगा खाली सी के सामने करो, कोई बोलेगा पहले एस के सामने करो पूरा, कोई बोलेगा 50-50 करो, आप कुछ भी बोल सकते हो और आपके सारे आंसर राइट है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि चलो सी के सामने पूरा का पूरा आईजीएसटी सेट ऑफ करो, इनकी चॉइस थी ये, इन्होंने ले लिया, तो सी पूरा नहीं लो गया। तो जब 2160 में से 1296 चला गया तो कितना बचता है? 864 बचता है। तो उन्होंने बोला उतना एचजीएसटी के सामने यूज करो, बचा हुआ 432 भर दो गवर्नमेंट को, आप एज ए एचजीएसटी भरो। लेकिन यही राइट आंसर है, इसका कोई मतलब यही आंसर हो सकता है, हाँ ये लॉजिकल आंसर है, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यही राइट है ऐसा नहीं। आप उल्टा भी कर सकते थे, आप पूरा का पूरा यहाँ पे यूज कर सकते थे और आप सीजीएसटी पे करते, अमाउंट वही आता आपका, लाइबिलिटी चेंज नहीं होता, लेकिन आपने कौन सा लाइबिलिटी भरा उसके ऊपर मैटर करता है। और किसी का यहाँ पे लॉस नहीं होता, ये गवर्नमेंट जो आईजीएसटी सेट ऑफ करता है ना, वो एक दूसरे को पास ऑन करता है, बैक एंड पे जीएसटी पास ऑन होता है। यहाँ पे देखो नीचे उन्होंने टेबल बना के दिया होगा, हर गवर्नमेंट को अपना अपना माल मिल गया। 1296 गवर्नमेंट 1 ने क्या किया था, सेंट्रल पहला जब सप्लाई हुआ था तो 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला था, 900 स्टेट 1 को मिला था। कंजम्पशन स्टेट 1 में हुआ ही नहीं है, इतना क्लियर है, क्योंकि स्टेट 1 से माल सप्लाई हुआ स्टेट 2 में। तो जब स्टेट 1 से स्टेट 2 में माल सप्लाई हुआ तो अलग से 360 भरा गया था, तभी आईजीएसटी भरा गया था। आईजीएसटी कौन से गवर्नमेंट को जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 360, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जमा हो गया? ये 900 और ये 360 ना, उतना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। और ये 900 किसके पास है अभी? स्टेट 1 के पास, महाराष्ट्र मान लेते हैं, महाराष्ट्र के पास है। महाराष्ट्र से माल गुजरात में गया हुआ है। अब जो गुजरात में जब यहाँ पे जब सेट ऑफ हुआ, क्या सेट ऑफ हुआ सर? एस का क्रेडिट आई के सामने सेट ऑफ हुआ। एस का क्रेडिट कहाँ पे सेट ऑफ हुआ? मतलब क्रेडिट स्टेट के पास था और लाइबिलिटी आई की थी। ये स्टेट 1 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपया ट्रांसफर किया, वो गवर्नमेंट बैकएंड में ट्रांसफर करता है। तो इसका माइनस 900 हो गया और इसका प्लस 900 हो गया। अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल पैसे कितने आए? स्टेट 1 के पास भी कुछ नहीं है, इन दोनों के पास कुछ नहीं है ना। अभी इस लेवल पे आने के बाद सारे पैसे किसके पास आ गए? इसका टोटल करो ना, 900 प्लस 360 कितना आ रहा है? 2160। समझ में आ रहा है? 2160 जितना लाइबिलिटी था। और ये कौन से फॉर्म में पड़ा है गवर्नमेंट के पास? आई के फॉर्म में, आईजीएसटी के फॉर्म में है ना गवर्नमेंट के पास। 2160 वाज द लाइबिलिटी इफ यू रिमेंबर। यहां पे लाइबिलिटी देखो ना, कितना आ रहा है ये लाइबिलिटी, और ये कौन से फॉर्म में आ रहा है? ये आईजीएसटी के फॉर्म में 2160 का लाइबिलिटी आया हुआ है। और ये पूरा का पूरा पैसा किसके पास पहुंच गया? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। समझ में आ रहा है? ये भी गवर्नमेंट का, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। खाली आपको बता रहा हूं कि आय का पैसा पूरा का पूरा किसके पास चला जाता है, लेकिन सेंट्रल खाता नहीं वो पैसा। सेंट्रल को 2 हिस्सों में बांटना है, 50 मेरा 50 स्टेट का। जीएसटी का नियम क्या है? आधा तेरा आधा मेरा, आधा स्टेट का आधा सेंट्रल का, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट है ना। स्टेट हाईवे भी बननी चाहिए और सेंट्रल हाईवे भी, नेशनल हाईवे भी बननी चाहिए। स्टेट स्कूल भी है, नेशनल स्कूल भी है। स्टेट में पुलिस है, नेशनल का आर्मी है। स्टेट हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल है। मतलब दोनों गवर्नमेंट हमारे लिए काम करे तो दोनों गवर्नमेंट पैसे भी कमाएगी। ओके, अब क्या होने वाला है यहां पे सी के सामने पहले आई सेट ऑफ हो गया, सी की लाइबिलिटी थी, आई सेट ऑफ हो गया। और यहां पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस की लाइबिलिटी, मतलब इतना पैसा स्टेट के पास जाना था, 1296 स्टेट के पास जाना था, लेकिन गया नहीं। स्टेट के पास तो खाली 400 रुपया गया, 432, क्योंकि वहां पे आईटीसी सेट ऑफ किया ना आपने 864 का, और आईजीएसटी यूटिलाइज किया। तो इतना पैसा कौन किसको देगा? इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी, जो स्टेट गवर्नमेंट 2 है, मतलब गुजरात है तो गुजरात को देगी। देखो यहां पे नीचे कैसे होता है, इतना पैसा 864 सेंट्रल गवर्नमेंट के यहां से माइनस हो गया और उस स्टेट गवर्नमेंट के पास गया
जहां पे कंज्यूमर लोकेटेड था। डायरेक्टली पार्टी ने कितना पैसा भरा था 432, सेंट्रल से कितना पैसा मिला 864, मतलब स्टेट को टोटल कितना पैसा मिला 1296 और सेंट्रल के पास कितना पैसा है 1296, मतलब दोनों को आधा आधा मिल गया। और ये कहां से पता चला इन दोनों को इतना ही मिलना था? बिल से। आखिरी बिल में देखो ना, आखिरी बिल में सी को कितना मिलना चाहिए था 1296 और स्टेट को कितना मिलना था 1296। ये कंज्यूमर लेकर गया है ना बिल, ये बिल कंज्यूमर का है, मतलब कंज्यूमर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 1296 दिया है और स्टेट गवर्नमेंट को 12, उतना ही उनके पास पहुंचना चाहिए ना। तो ये बैकएंड पे पूरा सॉफ्टवेयर करते रहता है, ये कोई मैनुअल नहीं करता। ये पूरा का पूरा हैंडल GSTN करके एक कंपनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इस अ सेक्शन 8 कंपनी, इस अ थर्ड पार्टी, इज नॉट अ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये पूरा हिसाब वो रखती है, GSTN नेटवर्क करके कंपनी वो रखती है। समझा मैंने क्या बोला? तो आय का जब मूवमेंट होता है तो पैसे का भी मूवमेंट होता है। आय और एस खास करके जब इंटरेक्ट करते हैं तब फंड का मूवमेंट भी होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो स्टेट 1 को कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या स्टेट 1 को? कुछ नहीं। तो किसको किसको पैसे मिले? स्टेट 2 और तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर ट्रांजैक्शन में पैसे मिलते हैं। अब बात करनी हो बचा हुआ 50% कौन से गवर्नमेंट को देने का, तो स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट से? ट्रांजैक्शन में 5-5 स्टेट भी आ सकती है बीच बीच में, तो कौन सी स्टेट? वो स्टेट जहां पे कौन लोकेटेड है? कंज्यूमर। इसलिए मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था GST इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां कंज्यूमर है वो स्टेट को 50% मिलेगा, प्रोड्यूसर स्टेट को नहीं मिलता, सेलिंग स्टेट को नहीं मिलता। इस बाइंग इस अ कंजम्पशन स्टेट जिसको पैसा मिलता है, क्योंकि GST इज अ लाइबिलिटी ऑन कंज्यूमर। ओके, आप फॉरेनर होते तभी भी GST इधर ही मिलता, आपके रेसिडेंशियल स्टेटस का या आपकी नेशनैलिटी का कोई लेना देना नहीं। अभी आपने गुड्स कहाँ कंज्यूम किया उससे लेना देना है। जिस स्टेट में कंज्यूमर है उस स्टेट में टैक्स लगता है। ओके, और गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पे टैक्स लगना है? इसके पहले जितने भी सप्लाई होते हैं वो B2B में रिकॉर्ड होते हैं। फाइनल सप्लाई B2C में रिकॉर्ड करते हो आप लोग। जब आप कंज्यूमर को सेल देते हो तो कंज्यूमर क्रेडिट नहीं बुक करता ना। आप सारे कंज्यूमर हो ना। आपने कभी ITC का क्रेडिट बुक किया है क्या? नहीं, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आप कंज्यूमर हो। आप क्रेडिट लोगे तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? यू आर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या नहीं मिलता? ITC नहीं मिलता। यहाँ तक क्लियर है? तो इतना हमने बात किया। आई गेस हियर वी शुड स्टॉप फॉर द डे। कोई डाउट है? एक जो जितने डिस्कशन किया उससे एज यूजुअल। हाँ पूछ। सप्लाई चेन ब्रेक हो जाता है, कंजम्पशन हो गया ना, B2C हो गया ना। अनरजिस्टर्ड मतलब B2C। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कंपोजिशन डीलर है, उसको हम B2C में डालते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, नमस्कारम।